चलो, हेलो। सो गुड आफ्टरनून चैंपियंस, कैसे हो? चलो, 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 कोई बात, ठीक है। चलो, सो वी आर डीलिंग विद टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसमें हम बात करें दोस्तों, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा में हमने बात की अबाउट द क्राइजोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स। नाउ व्हाट आर द क्राइजोफाइट्स? These are actually a golden plant like a protist which include diatoms and desmid. Desmid का दूसरा नाम है golden algae। और ये जो क्राइजोफाइट्स है दोस्तों, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। Most of them are photosynthetic and they are act like planktons. Planktons means these are the small organism which float passively in water current. They are microscopic in nature, not visible to naked eyes। और उनमें जो आता है दोस्तों, डायटम्स आता है। और डायटम्स जो है उनकी जो सेल वॉल होती है, डायटम की सेल वॉल, इट कंटेन सिलिका एंड इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। और द सेल वॉल हैव टू ओवरलैपिंग शेल व्हिच फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स। और ये जो डायटम की सेल वॉल है, आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम, दैट सेल वॉल डिपॉजिटेड इन देयर हैबिटेट, and after billions of year that cell wall is get converted into a soil. That soil is called as a diatomaceous earth, and that diatomaceous earth being gritty means uh, gritty means like amorphous, like एकदम सैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, टेक्सचर कैसा होता है सैंड का, एकदम बारीक वालू, तो सर ग्रिटी। सो बीइंग ग्रिटी, दैट diatomaceous earth is used for दोस्तों polishing as well as filtration of oil and syrup। Diatoms act as a chief producer in ocean। इसका मतलब है प्रोड्यूसर मींस दे आर फोटोसिंथेटिक प्लांट। तो खुद का खाना तो खुद बनाते हैं, लाइक ग्रीन प्लांट इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ग्रीन प्लांट क्या है? दीज आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, या फिर ऑन लैंड। वो खाना बनाते हैं फूड खुद का, और फिर जो प्लांट है खुद का खाना बनाते हैं, और फिर उससे सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट फॉर देयर फूड सप्लाई। Directly or indirectly they are dependent on plant for their food supply। Okay, ठीक, एक मिनट। ओके, ओके। नाउ फिर हमने देखा दोस्तों कि ये जो डायटमेसियस अर्थ है, ये जो डायटमेसियस अर्थ है, सॉरी, वी आर डीलिंग विद चीफ प्रोड्यूसर। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। इसका मतलब है कि वो जो है, दे आर द मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इन ओशियन और सी। और उसी के ऊपर बाकी के जो हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड होते हैं। दैट डायटम्स, इट इज अ फूड फॉर मेनी हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। इसीलिए उसे कहा जाता है चीफ मींस मेन प्रोड्यूसर इन ओशियन और इन दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। फिर दोस्तों, डायटम्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। अगर पोल्यूटेड वाटर बॉडीज में सपोज एक वाटर बॉडीज है, चाहे रिवर है, चाहे वो पॉन्ड है या फिर लेक है, तो अगर उनमें डायटम्स है, इसका मतलब ये वाटर पोल्यूटेड है।
ये देखा हमने। फिर हमने देखा दोस्तों डायनोफ्लैजिलेट। तो डायनोफ्लैजिलेट, डायनो का मतलब होता है वर्लिंग मूवमेंट वाले, जिनकी मूवमेंट ऐसे वर्लिंग है, जैसे पत्ते गिरते हैं ना पेड़ से, और गिरते समय वो पत्तों की जो मूवमेंट होती है इसे कहते हैं वर्लिंग मूवमेंट। सो दैट्स व्हाई these organisms have the whirling type of movement. That's why they are named as a dinoflagellate, and that movement occur with the help of flagella, इसलिए उन्हें कहा जाता है डायनोफ्लैजिलेट। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक एंड मरीन। ओके, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉपिक होंगे, एंड मोस्ट ऑफ देम आर प्रेजेंट इन ओशियन और इन मरीन वाटर। उनका जो कलर होता है दोस्तों, दैट इज दे आर आइदर ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन और रेड इन कलर, डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट। जो ज्यादा पिगमेंट, जो कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा, व्हाट इज मीन पिगमेंट, दीज आर द कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनके सेल में जो पिगमेंट ज्यादा होगा, उनका उस ऑर्गेनिज्म का कलर वैसे होगा। अगर रेड पिगमेंट ज्यादा है तो रेड, ब्लू ज्यादा है तो ब्लू, ग्रीन ज्यादा है तो ग्रीन। नाउ उनकी जो सेल वॉल होती है दोस्तों डायनोफ्लैजिलेट की, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और वो सेलुलोज के स्टीप प्लेट्स होते हैं, मैंने अभी डायग्राम निकाली थी, स्टीप प्लेट्स ऑफ सेलुलोज आर प्रेजेंट ऑन आउटर सरफेस। नाउ उनमें जो फ्लैजेला है, दे आर टू, उन्हें कहा जाता है बाइफ्लैजेलेट। जिस ऑर्गेनिज्म में दो फ्लैजेला होते हैं उन्हें कहा जाता है बाइफ्लैजेलेट। तो एक लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला है और दूसरा दोस्तों ट्रांसवर्स फ्लैजेला है। मान लो मैं हूं डायनोफ्लैजिलेट, तो मेरा यह है लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला और यह है ट्रांसवर्स फ्लैजेला। नाउ ट्रांसवर्स फ्लैजेला जो होता है, दैट इज प्रेजेंट इन फरो बिटवीन द सेल वॉल। फिर अगर देखा जाए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों रेड टाइड। रेड टाइड क्या होता है, देयर इज अ रेडिश अपीयरेंस ऑफ कलर ऑफ रेडिश अपीयरेंस ऑफ वाटर। तो जो ओशियन है उसका वाटर एट अ सर्टेन पॉइंट वो रेड दिखने लगता है एट अ सर्टेन एरिया। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज दोस्तों दैट रेड डायनोफ्लैजिलेट गॉनियोलेक्स, ओके, रेड डायनोफ्लैजिलेट गॉनियोलेक्स जो है उसका एग्जांपल, दे अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन। उनका बहुत बार बहुत मल्टीप्लिकेशन होता है, और फिर क्या होता है, उनका जो नंबर है उस एरिया में बहुत सारा बढ़ता है, और उनका कलर ही रेड है, तो उसकी वजह से वो जो ओशियन का पानी है वो दोस्तों रेड दिखने लगता है। और ड्यूरिंग दैट मल्टीप्लिकेशन दे आल्सो रिलीज सम टॉक्सिन्स नोन एज saxitoxins, and these toxins are दोस्तों they may be harmful or they may kill other aquatic animal like fishes। ये हमने बात की थी। आज बात करते हैं जो तीसरा ग्रुप है दोस्तों, दैट इज यूग्लेनोइड्स। तीसरा जो ग्रुप है दैट इज नेम्ड एज यूग्लेनोइड्स। नाउ ये जो यूग्लेनोइड्स है दोस्तों, क्या क्या बात करेंगे, यूग्लेनोइड्स की हैबिटेट क्या है, यूग्लेनोइड में सेल वॉल है या नहीं, उनके फ्लैजेला कैसे, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है दोस्तों, उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन से होते हैं, और उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आता है और उसका एग्जाम्पल। नाउ दोस्तों हम बात करेंगे यूग्लेनोइड, तो पहले बात करते हैं हैबिटेट, कहां पाए जाते हैं, एमसीक्यू। हैबिटेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसका नाम कहीं पे लिखा नहीं है, शेप, हैबिटेट, सेल वॉल, ये ऐसे टॉपिक है, एमसीक्यू के टॉपिक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो हैबिटेट क्या है दोस्तों, दे आर यूग्लेनोइड आर प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में तो पाए जाते हैं, पर फ्रेश वाटर दो तरह के होते हैं, फ्लोइंग फ्रेश वाटर है जैसे कि रिवर का, और लेक का वाटर जो होता है वो स्टैग्नेंट होता है। जैसे पैठन से तड़ा है डैम, डैम का वाटर कैसा है, स्टैग्नेंट है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। सो दोस्तों हैबिटेट क्या है, दे आर प्रेजेंट इन स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा फ्रेश वाटर है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। एमसीक्यू, एमसीक्यू, दे आर प्रेजेंट इन दोस्तों स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। याद रखो डायटम्स एंड डायनोफ्लैजिलेट दे आर मोस्टली मरीन, पर ये फ्रेश वाटर है, यूग्लेनोइड, ये है उसकी हैबिटेट। दोस्तों बात करते हैं सेल वॉल की। मैंने लिखा तो है सेल वॉल, पर सेल वॉल लिखते ही सर ने क्या किया था, याद रखो, यूग्लेनोइड का सेल वॉल लिखते उसके ऊपर फुल्ली भी मारा था। मींस सेल वॉल इज एब्सेंट, देयर इज नो सेल वॉल इन यूग्लेनोइड, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव दोस्तों प्रोटीन रिच लेयर, उसका नाम है पेलिकल। एक लेयर होता है जिसमें बहुत प्रोटीन होते हैं उनके बॉडी के अराउंड, उनके सेल के अराउंड, क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों उसे कहते हैं उसे कहते हैं पेलिकल। सो सेल वॉल इज एब्सेंट, मैं हमेशा ये लिखता हूं, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल। सेल वॉल इज एब्सेंट की जगह मुझे ये लिखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नो ज्यादा ध्यान में रहता है। नो सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। उनमें क्या है दोस्तों, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, अ प्रोटीन रिच लेयर known as pellicle। MCQ,
नाउ पेलिकल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोस्तों यूग्लियोनाइड, एमसीक्यू। और ये जो पेलिकल है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूग्लियोनाइड, उनके बॉडी के अराउंड होता है पेलिकल। और जो दोस्तों ये जो पेलिकल है, बिकॉज ऑफ दैट पेलिकल इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी। ओके, होता क्या है, व्हाट इज द पेलिकल दोस्तों, व्हाट इज पेलिकल क्या है इसके बारे में लिखता हूं। ओके, व्हाट इज पेलिकल और पेलिकल का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पेलिकल। ओके, अ प्रोटीन का लेयर है, अ प्रोटीन लेयर अराउंड द बॉडी सरफेस, अराउंड द बॉडी सरफेस इन यूग्लियोनाइड, ये है पेलिकल। और ये जो पेलिकल है दोस्तों इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी, ये जो पेलिकल है इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दिखाता हूं कैसे, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी। और बिकॉज ऑफ दैट दोस्तों उनमें एक अलग सी, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव वेरी यूनिक मूवमेंट, जो एनसीईआरटी ने कहा नहीं है कि उनकी बॉडी ऐसी फ्लेक्सिबल बनती है, लाइक दिस दोस्तों, फ्लेक्सिबल बन जाती है बॉडी, कैसे, लाइक दिस, बॉडी कैसे बन जाती है, फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल होने की वजह से वहां पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन, इस टाइप का मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। और वो फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से है, पेलिकल की वजह से दोस्तों। इसीलिए ये जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को कहा जाता है यूग्लियोनॉइड मूवमेंट, यूग्लियोनॉइड मूवमेंट। और उसी का दूसरा नाम है मेटाबॉली, यही एक एक्स्ट्रा शब्द है यूग्लियोनॉइड के लिए, याद रखो। नाउ ये जो है दोस्तों इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी एंड ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी, याद रखो, ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ओके, ड्यू टू दिस फ्लेक्सिबिलिटी they have a unique movement, they have a unique movement। और उस यूनिक मूवमेंट को कहा जाता है दोस्तों नोन एज यूग्लियोनॉइड मूवमेंट, यूग्लियोनॉइड मूवमेंट। और उसका दूसरा नाम है मेटाबॉली। ये बहुत ही कम बार क्वेश्चन पूछा है, सर आप ये बाहर का क्यों बोलते हैं बच्चों, कि याद रखो कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी के ऊपर पेपर होता है, 90 में से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर हो गए, पिछले साल तो 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी के ऊपर ही थे, पर एक या दो क्वेश्चन बाहर के आ सकते हैं। और बाहर के कौन से क्वेश्चन है, बाहर के वही कहीं से भी नहीं आते हैं, जो पुराने कभी तो भी एग्जाम में पूछे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मेटाबॉली क्या है, व्हाट इज द मेटाबॉली। तो ये जो मेटाबॉली या फिर ये जो यूग्लियोनॉइड मूवमेंट होता है दोस्तों, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट इन यूग्लियोनॉइड। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इट यहाँ पे तो दीज ऑर्गेनिज्म, ओके, यहाँ पे अल्टरनेट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, अल्टरनेट एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसे कहते हैं दोस्तों मेटाबॉली और यूग्लियोनॉइड मूवमेंट, याद रखो, इसे कहते हैं मेटाबॉली और यूग्लियोनॉइड मूवमेंट। ओके, इट इज, मैंने कहा ना कैसा है, ये ऐसा क्रिपिंग टाइप है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन। सो दे शो इट इज creeping movement, creeping म्हणजे रांगणे, it is a creeping movement, creeping movement which includes, which occurs d-oblique means due to expansion and contraction of their body, due to expansion and contraction of their body, due to expansion and contraction of their body, इससे कहते हैं दोस्तों that is metabolic, like this। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन। दोस्तों याद रखो, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। और ये क्रिपिंग मूवमेंट है, ते रांगू शकतात। दिस इज अ स्लाइड नंबर 1। आर यू गेटिंग मी और नॉट। हमने बात की है दोस्तों हैबिटेट, एमसीक्यू आएगा स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, सेल वॉल, नो सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव दोस्तों प्रोटीन रिच लेयर नोन एज पेलिकल,
और पेलिकल जो है प्रोटीन लेयर होता है अराउंड द बॉडी सरफेस इन न्यूक्लियोनाइड, एंड वो क्या प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू देयर बॉडी, और उसकी वजह से, उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से दे हैव न्यूक्लियोनाइड और मेटाबॉलिक मूवमेंट। ये क्लियर है? इतना क्लियर है दोस्तों? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है या नहीं, बोलो यस और नो। ओके, समझे? ओके, स्नेल लाइक मूवमेंट भी बोल सकते, यस। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नाउ बात करते दोस्तों उनके फ्लैजेला के बारे में, बात करते हैं उनके फ्लैजेला के बारे में। इस साइड पे जो मैंने ब्लू में लिखा है, दीज आर द क्वेश्चन, और उसके इस साइड पे आंसर है। हमेशा याद रखो, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में इंफॉर्मेशन हमें अपने दिमाग में बिठा, स्ट्रक्चरल फॉर्म में। कल का जो टेस्ट होगा दोस्तों वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर ही होगा। कल का जो टेस्ट है, टाइमिंग है 1:15 बजे, ठीक है, टाइमिंग है 1:15 बजे। और कल, ठीक है, 5 बजे अपना सक्सेस मंत्रा फॉर स्टूडेंट सेमिनार है, उसमें अमोल राखुंडे, ओके, ही इज नाउ इन जीएमसी नागपुर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, ठीक है, he got 618 marks in NEET and 341 marks in biology, okay, out of 360. अमोल राखुंडे. आणि जिद्द काय असतं, चिकाटी काय असते, परिस्थितीवर मात कशी काय करायची असते, हे तुम्हाला कळेल अमोल राखुंडेच्या, त्याचं तुम्ही सेमिनार ऐकल्याच्या नंतर. आणि सोबतच आदित्य सिंग राजावत सर पण आहेत, लक्षात ठेवा, आदित्य सिंग राजावत सरांचा पण कार्यक्रम आहे, आणि ते तुम्हाला प्रिन्सिपल ऑफ सक्सेस ह्या वयात तुम्हाला कळणं गरजेचं आहे, ह्यावर बोलतील. त्यांचे खूप सारे सेमिनार AIB मध्ये झालेले आहेत, आणि आता स्पेशल तुमच्यासाठी आपण तो सेमिनार ठेवलाय. माझी रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला की तुमचे पॅरेंट्स, तुमचे छोटे भाऊ किंवा मोठे भाऊ असतील, बहीण, हे सगळ्यांना सांगा ते अटेंड करायला विथ फॅमिली. लक्षात ठेवा, जगामध्ये लोकांना, मुलांना पुढे का गेलेत माहितीये का, त्यांनी ना ज्या लोकांना सक्सेस बद्दल, सक्सेस एक्सपिरियन्स केलेले ना, त्यांचं ते ऐकतात म्हणून. हे कधीही लक्षात ठेवा, आलं लक्षात की, आणि ते फॉलो करतात नंतर. कधी एवढा असा एक्सपेरिमेंट करायला आपल्याकडे वेळ नाही, पण काही लक्षात ठेवा, एखादा माणूस आहे, एखादा समजा, आता महाराष्ट्रातलं एक एक्झाम्पल घेऊया, एक झडपी शाळेमध्ये मुलगा शिकलाय 10वी पर्यंत, त्याच्यामध्ये, आणि एखादा कॉन्व्हेंटमध्ये शिकलाय समजा ICSE किंवा CBSE मध्ये, तर जमीन आसमानचा फरक आहे. कारण की त्या 10 वर्षामध्ये एवढ्या काही गोष्टी इन्स्टॉल झालेल्या असतात CBSE किंवा ICSEच्या मुलाच्या ब्रेनमध्ये, बऱ्याच गोष्टी त्यांनी एक्सपिरियन्स केलेल्या असतात, त्यामुळे तो बेटर परफॉर्म करतो. आणि जो झडपी शाळेचा मुलगा आहे, त्याच्यामध्ये त्या बऱ्याच गोष्टी इन्स्टॉलच झालेल्या नसतात, चुकीच्या गोष्टी इन्स्टॉल झालेल्या असतात. तर कधी पण लक्षात ठेवा, म्हणून हे सेमिनार ना लाईफ चेंजिंग सेमिनार असणार आहे उद्याचा, तुम्ही नक्की अटेंड करा, सक्सेस मंत्रा फॉर स्टुडंट. आणि असे वर्षभर सेमिनार असतात, तुम्हाला कधीच डिमोटिवेट फील होणार नाही. वेगवेगळ्या विषयावर म्हणजे नुसतं मेडिकलला जाणं वेगळं, आणि हे जात असताना बऱ्याच वेळेस तुम्हाला डिमोटिवेट वाटेल, बऱ्याच वेळेस तुम्हाला लोअर परफॉर्म केल्यासारखं वाटेल, बऱ्याच वेळेस तुम्हाला अंडर परफॉर्म वाटेल, लोअर साईडला वाटेल, डिप्रेस्ड वाटेल. आणि असं वाटू नये म्हणून AIB नेहमीच असे सेमिनार कंडक्ट करत असते. दर 15 दिवसाला मागचे काही 2-3 महिन्याचा सेमिनार होता. उद्याचा सेमिनार आहे, तर तुम्ही तो नक्की अटेंड करा. बात करते दोस्तों यूग्लियोनाइड के बारे में, स्लाइड नंबर 2, यूग्लियोनाइड. नाउ दैट इज अ फ्लैजेला. यूग्लियोनाइड में फ्लैजेला क्या है, देयर आर 2 इन नंबर, ये भी MCQ है दोस्तों, दे आर 2 इन नंबर. फ्लैजेला कैसे, दे आर 2 इन नंबर. तो जिनमें 2 फ्लैजेला होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है दोस्तों बायफ्लैजेलेट. बायफ्लैजेलेट MCQ. जिनमें एक फ्लैजेला है कहा जाएगा मोनोफ्लैजेलेट. और फ्लैजेला का मैंने बताया है, फ्लैजेला दे आर फ्यू इन नंबर एंड अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द सेल एंड देयर मूवमेंट इज स्लो, अ वीप लाइक मूवमेंट होती है. दीज आर द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन. 2 इन नंबर तो दोस्तों एक फ्लैजेला होता है, दैट इज वन इज शॉर्ट एंड अनदर इज द लॉन्ग. वन फ्लैजेला जो है दोस्तों, वन फ्लैजेला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वन फ्लैजेलम, ये MCQ आता है कि किस टाइप के फ्लैजेलम है. वन फ्लैजेलम इज शॉर्ट एंड अनदर फ्लैजेलम इज लॉन्ग. MCQ इज लॉन्ग, ये याद रखो. एक शॉर्ट है, एक लॉन्ग है दोस्तों. लाइक मैंने बोला कि आपके जो मम्मी पापा है दोस्तों, आपके जो छोटे या फिर बड़े, बहुत छोटे नहीं पर 1 साल छोटे या 1-2 साल बड़े, आपके जो भी सिबलिंग है उनको इन्वॉल्व करके लेना है आपके सक्सेस जर्नी जो है आपकी,
ओके, नीट की तरफ। तो मम्मी को दिखाओ कि मम्मी मैं हूं डायनोफ्लैजेलेट, और कैसे, तो ये मेरा लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला है और ये मेरा ट्रांसवर्स फ्लैजेला है, ये मेरा लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला और ये मेरा ट्रांसवर्स फ्लैजेला है। नाउ आई एम अ यूग्लियोनाइड, कैसे, ये मेरा लॉन्ग फ्लैजेला है और ये मेरा शॉर्ट फ्लैजेला है। देखो ये मेरा लॉन्ग फ्लैजेला है और ये शॉर्ट फ्लैजेला है। तो लॉन्ग फ्लैजेला एंड शॉर्ट फ्लैजेला किसमें होगा, लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजेला दोस्तों, लॉन्ग और शॉर्ट फ्लैजेला किसमें होता है, यूग्लियोनाइड में होता है। वो डांस होता है ना कथक टाइप का, ऐसा एक हाथ इधर, तो ये लॉन्ग फ्लैजेलम और ये शॉर्ट फ्लैजेलम, यूग्लियोनाइड, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये हो गया फ्लैजेला। नाउ और जो दूसरा मुद्दा है दैट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यूग्लियोनाइड, ये यूनिक टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसे कहते हैं दोस्तों मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ व्हाट इज मीन बाय मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मिक्स मींस दोनों टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉपिक। दोस्तों मिक्सोपैथी नाम का एक कॉन्सेप्ट आया, अभी पता है तुम्हें, एलोपैथी जो एमबीबीएस है, जो मेडिकल साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस, उसे कहते हैं एलोपैथी। और आयुर्वेद, तो आयुर्वेद डॉक्टर को जो एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की परमिशन दे रहे हैं गवर्नमेंट, और उसे मिक्सोपैथी कहा जाता है दोस्तों। सो मिक्सोट्रॉपिक, मिक्सो म्हणजे दो का मिला के होगा मिक्स, ट्रॉपिक म्हणजे न्यूट्रिशन। सो दो टाइप का न्यूट्रिशन होता है दोस्तों, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ मिक्सोपैथिक। सो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट है मींस ड्यूरिंग डे टाइम, दे एक्ट एज अ, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ओके दोस्तों, दे एक्ट एज ऑटोट्रॉफिक, दे एक्ट एज ऑटोट्रॉफिक। क्यों ऑटोट्रॉफिक, एज दोस्तों दे एक्ट एज ऑटोट्रॉफिक, व्हाई, बिकॉज दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज दे एक्ट एज ऑटोट्रॉफिक as दोस्तों as they perform photosynthesis, they perform photosynthesis, they perform दोस्तों photosynthesis, याद रखो, जस्ट वेट, ठीक है, they perform photosynthesis now in presence of sunlight। और दोस्तों इन absence of sunlight, एनसीईआरटी ने कहा है इन डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, मींस अब्सेंस, अगर सनलाइट नहीं होती है, रात है, तो दोस्तों याद रखो इन अब्सेंस ऑफ सनलाइट दे एक्ट एज अ हेटेरोट्रॉफिक, दे एक्ट एज अ हेटेरोट्रॉफिक, ओके, एंड दोस्तों एंड दे बिहेव एज अ प्रीडेटर ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, जो उनसे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उसे वो प्रीडेटर करके एक्ट होते हैं, ये भी याद रखो दोस्तों, ये भी याद रखो। They act as a heterotropic on predating, predation means किसी को मार के खा जाना, predating on smaller organism, ये MCQ है, smaller organisms। Now दोस्तों देखते हैं सिनारियो क्या है, देखते हैं सिनारियो क्या है। मान लो कि ये क्या है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर है। व्हाट इज दिस, मेक अ हाइपोथेटिकल डायग्राम। इमेजेस ब्रेन ज्यादा याद रखता है दोस्तों, इमेजेस को ज्यादा याद रखता है ब्रेन। ये क्या है, मान लो ये है कोई एक लेक है, दैट इज, तो ये है दोस्तों स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर है। कैसा वाटर है, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर है। वाओ, ये है स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। इस स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में मान लो कि ये दोस्तों ये है यूग्लियोनाइड, ये होता है यूग्लियोनाइड, दिस इज एन यूग्लियोनाइड मान लेते हैं, ये है दोस्तों यूग्लियोनाइड्स। ओके, नाउ ड्यूरिंग डे टाइम दोस्तों, ड्यूरिंग डे टाइम अगर डे है मान लो, ओके ड्यूरिंग डे टाइम, सो ये जो है दोस्तों ड्यूरिंग डे टाइम दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग डे टाइम दे परफॉर्म photosynthesis in presence of light. Why? Because they have photosynthetic pigments similar to green plant, MCQ, like chlorophyll A and chlorophyll B. तो ये ग्रीन प्लांट में जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यूग्लियोनाइड में होते हैं। तो दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम, बट एट नाइट दोस्तों, एट नाइट याद रखो,
एट नाइट, NIGHT, एट नाइट, यहाँ पे जो मान लो दोस्तों कि नाइट में, ओके, तो क्या है नाइट में दोस्तों, ये जो है वो नीचे चले जाएंगे, बोलेंगे अरे अभी तो ऊपर लाइट नहीं मिल रही, चलो खाना तो चाहिए, और नीचे जाएंगे। और नीचे जो दोस्तों जो छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है नीचे, उनके ऊपर उन्हें, उनके लिए वो प्रीडेटर बन जाएंगे। तो फिर वो नीचे आते हैं दोस्तों और फिर उन्हें खाने लगते हैं, नीचे आते हैं और फिर उन्हें खाने लगते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। नीचे आते हैं और फिर उन्हें खाने लगते हैं। तो एट नाइट दोस्तों दे एक्ट एज अ heterotropic. At night they act as a, or in absence of sunlight they act as a heterotrophic, or in presence of sunlight दोस्तों they act as a, during day they act as a photosynthesis, or they perform photosynthesis and act as a autotropic. MCQ, इसीलिए इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आर यू गेटिंग मी और नॉट, और आई एम टीचिंग टू माई सेल्फ? बोलो, समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं दोस्तों? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ओके, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? समझते समझते ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ओके, चलो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द यूग्लियोनाइड। नाउ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस, एटोट्रॉपिक मींस, एटो मींस सेल्फ, ट्रॉपिक म्हणजे नरिशमेंट, सो दे आर सेल्फ नरिश्ड, जैसे प्लांट सेल्फ नरिश्ड है। हम हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, हेटेरो मींस अदर, ट्रॉपिक मींस नरिशमेंट, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर न्यूट्रिशन। यहाँ पे ड्यूरिंग डे टाइम as they perform photosynthesis, so they act as autotropic, they are producer. एटोट्रॉपिक का दूसरा नाम क्या है? प्रोड्यूसर। और हेटेरोट्रॉपिक का दूसरा नाम क्या है? कंज्यूमर। हमेशा याद रखो, एटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को दूसरा नाम होता है प्रोड्यूसर। सो प्रोड्यूसर भी है, खुद का खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक को कहा जाता है कंज्यूमर, तो कंज्यूमर भी है दोस्तों। दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग नाइट, तो इसे कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यस और नो? इसे कहेंगे मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे चलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ ये जो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये जो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वाव, ये समझ के लेना है। ये जो मैं हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं ना, आप भी सीखो, आपके ब्रेन में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जिसका नाम है हाइपोथेटिकल डायग्राम, दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जिसका नाम है कंफ्यूजर, तीसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जिसका नाम है बायो फार्मूले, और चौथा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो जिसके नाम है सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर अगर आप इंस्टॉल कर पाओगे तो आप में भी वो एबिलिटी आ जाएगी कि आप भी कंफ्यूजर ढूंढोगे, आप भी बायो फार्मूला बनाओगे, आप भी हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाओगे। और इससे क्या होता है दोस्तों? इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी गेम, इट्स ऑल अबाउट द मेमोरी। मेमोरी इनहांस होती है और बहुत ही कम पढ़ाई करने से बहुत अच्छा याद रहता है। नाउ दोस्तों, ओके, स्लाइड नंबर 3, दैट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन यूग्लियोनाइड, ये लाइन आती है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन यूग्लियोनाइड दोस्तों। तो यूग्लियोनाइड में याद रखो, दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एग्जैक्टली सिमिलर टू ग्रीन प्लांट लाइक क्लोरोफिल ए एंड बी। ये एमसीक्यू आएगा। ओके, तो यूग्लियोनाइड दोस्तों, मैं दे की जगह यूग्लियोनाइड लिखता हूं। यूग्लियोनाइड हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करते हैं मैंने बोला है, these are the again colored compound which has ability to absorb the sunlight, और उसमें से जो essential photosynthetic pigment है that is a chlorophyll A which convert that solar energy into chemical energy. So euglenoid have okay photosynthetic pigment similar to green plant, photosynthetic pigment similar to green plant, similar to that is green plant. Okay, and these are like, that is दोस्तों, that is chlorophyll A and chlorophyll B. क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी भी है दोस्तों। ये क्या होता है? ये फोटोसिंथेसिस में डिटेल जानेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, पर ये याद रखो। नाउ कल के डीपीपी में ये क्वेश्चन पूछा था दोस्तों
कि इनमें जो बाइनरी फिशन होता है यूग्लियोनाइड में, बाइनरी फिशन होता है, पता है ना, बाइनरी फिशन इन यूग्लियोनाइड। सो दोस्तों यूग्लियोनाइड में कौन से टाइप का बाइनरी फिशन होता है, हमेशा याद रखो, दे हैव लॉन्जिट्यूडनल, कौन सा बाइनरी फिशन है, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है। कौन सा बाइनरी फिशन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है पर आगे चल के है दोस्तों, कौन सा है, लॉन्जी, इस टॉपिक में नहीं है पर आगे वाला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, वहां से एमसीक्यू आएगा। लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है किसमें, यूग्लियोनाइड में। A binary fission is a type of asexual reproduction in which a parent cell split into a daughter cell. दोस्तों बाइनरी फिशन क्या होता है, व्हाट इज बाइनरी फिशन, और लॉन्जिट्यूडनल क्या होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा। बाइनरी फिशन जो है, बाइनरी फिशन दोस्तों इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बाबा ये। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, okay, in which a parent cell split into two daughter cell, in which जो parent cell है, parent cell split, टुकड़े हो जाना, into equal, into two equal daughter cell, two equal daughter cell। सर फिर ये, और बैक्टीरिया में कौन सा फिशन है, ट्रांसवर्स। बैक्टीरिया में कौन सा बाइनरी फिशन होता है, ट्रांसवर्स। याद रखो, पैरामीशियम में कौन सा है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। और यूग्लियोनाइड में कौन सा है दोस्तों, लॉन्जिट्यूडनल। कैसे याद रखेंगे, बहुत ही इजी है, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल ये दो मेन है। और अमीबा में कौन सा होता है, सिंपल, या फिर उसे इर्रेगुलर बोलते हैं क्योंकि उसका एक्सिस फिक्स नहीं है। मैं पढ़ाऊं बाइनरी फिशन या फिर बाद में बोलूं बाइनरी फिशन के टाइप, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉन्जिट्यूडनल, और व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसवर्स। तो ये दोस्तों यूग्लियोनाइड में है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन, और पैरामीशियम में और बैक्टीरिया में ट्रांसवर्स होता है, और दोस्तों दैट इज इन अमीबा वो सिंपल या फिर इरेगुलर होता है। ये आपको था 10th में, यस और ये आपको था क्या नहीं, ओके पता है आपको, ओके पता है ना लॉन्जिट्यूडनल का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स का मतलब क्या है दोस्तों, और सिंपल का मतलब क्या है, या उसे बोलते हैं दैट इज इरेगुलर। एक इंपॉर्टेंट बात, इवोल्यूशन का पॉइंट यहां पे लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो यूग्लियोनाइड है, ये इसमें सेल वॉल है क्या, नहीं, ये एनिमल लाइक फीचर है, ये हेटेरोट्रॉपिक भी है और ये फोटोसिंथेटिक भी है, ये प्लांट लाइक फीचर है। तो यूग्लियोनाइड इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये एमसीक्यू। जो दोस्तों यूग्लियोनाइड है, जो यूग्लियोनाइड इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। क्या बात करें सर, यस इट इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, ये कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये बिटवीन है, बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। अरे प्लांट में और एनिमल में कनेक्टिंग लिंक कैसे हो सकता है सर, हाँ है, इट इज एन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल यूग्लियोनाइड, क्योंकि इट हैज अ फीचर ऑफ बोथ। कनेक्टिंग लिंक में, कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है दोस्तों, व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक का मतलब होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, दोस्तों कनेक्टिंग लिंक इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव फीचर ऑफ टू ग्रुप, हमेशा याद रखो। व्हाट इज मीन बाय कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, इट इज एन ऑर्गेनिज्म, इट इज एन ऑर्गेनिज्म which has feature or characteristic of features of, which has a features of दोस्तों that is two group, which has a features of two groups, उसे कहते हैं connecting link। okay, I think this is slide number 3 और this is about the euglionide। are you getting me or not? समझ में आया दोस्तों यूग्लियोनाइड के बारे में? ओके ये मैंने क्वेश्चन पूछा था लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन वाला, ये क्वेश्चन पूछा था, यस और नो, इज दैट ओके? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों और बात करते हैं, आगे चल के बात करते हैं दैट इज अबाउट द दूसरा जो है अपना, दैट इज स्लाइम मोल्ड के बारे में। ये क्लियर है? अभी मैं डायग्राम, एक डायग्राम में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहले तो यूग्लियोनाइड की डायग्राम निकालते हैं।
मान लो कुछ ऐसा दिखता है, मान लो कुछ ऐसा दिखता है यूग्लियोनाइड दोस्तों, इट इज लुक लाइक दिस, मान लो कुछ ऐसा दिखता है, दैट इज ए यूग्लियोनाइड। ओके, कुछ ऐसा दिखता है यूग्लियोनाइड, मान लेते हैं। ओके, चलो, तो ये है यूग्लियोनाइड। नाउ इस यूग्लियोनाइड में दोस्तों, यूग्लियोनाइड में उसमें दो टाइप के फ्लैजेला है। एक मान लो ये है, एक मान लो दोस्तों सपोज ये है शॉर्ट फ्लैजेला, दिस इज शॉर्ट, और ये है मान लो लॉन्ग फ्लैजेला। ये क्या है? शॉर्ट फ्लैजेला। मी डायग्रामला जरा बोलतो करायचा प्रयत्न करतोय। शॉर्ट फ्लैजेलम दोस्तों, और ये है लॉन्ग फ्लैजेलम। लॉन्ग फ्लैजेलम, लॉन्ग फ्लैजेलम, उसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं। नाउ उनके बॉडी के अराउंड एक लेयर है दोस्तों, जो प्रोटीन रिच लेयर है, उसका नाम है पेलिकल। उनके बॉडी के अराउंड एक लेयर है, प्रोटीन रिच लेयर, और उस लेयर का नाम है पेलिकल। उस लेयर का नाम क्या है दोस्तों? ये है पेलिकल। इसका नाम क्या है? पेलिकल। पेलिकल क्या है? ये प्रोटीन रिच लेयर है। इट इज एन प्रोटीन लेयर, चलो ऐसे बोलते हैं, प्रोटीन रिच लेयर है। काम क्या है? काम क्या है? काम क्या करता है दोस्तों? ये पेलिकल काम क्या करता है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, दो फीचर तो आ गए इस डायग्राम में, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। और क्या क्या लिख सकते हैं सर? और आप ये कर सकते हैं कि ये जो है कहां पे है, ये कौन सा इसका हैबिटेट बता सकते हैं, और ये कौन सा वाटर है दोस्तों, बोलो ये कौन सा वाटर है? ये वाटर कौन सा है? मरीन वाटर या फिर फ्रेश वाटर? मरीन या फ्रेश? कौन सा वाटर है बोलो? मरीन या फ्रेश? कौन सा वाटर है दोस्तों? ये कौन सा वाटर है? इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन दोस्तों फ्रेश वाटर। वो भी कैसा? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर कैसा वाटर है? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। ये हो गई उसकी हैबिटेट, स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर। फिर उसमें क्या है दोस्तों? उसमें नो डाउट ये सिंगल सेल, ये यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल है, तो उसमें दोस्तों क्या है? उसके अंदर दो टाइप के क्लोरोफिल है, दैट इज क्लोरोफिल ए भी है और क्लोरोफिल बी भी है। सो दीज आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लाइक अ प्लांट, लाइक अ ग्रीन प्लांट। तो दोस्तों ये क्या है? किसकी डायग्राम है? यूग्लियोनाइड की। तो ऐसे हम इसको, इस डायग्राम को दोस्तों, ऐसे हम इस डायग्राम को मान लो, फिर ये इसका न्यूक्लियस एंड ऑल दैट है। ओके, मान लेते हैं ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सिंगल सेल है ना। मान लो यहाँ पे दोस्तों साइटोप्लाज्म है, कुछ वैक्यूल्स होते हैं यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ये बाद में बात करेंगे उसके बारे में। फूड वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, बाद में बात करेंगे। सपोज ये मान लो कि दोस्तों ये है फूड वैक्यूल, दीज आर द फीचर्स ऑफ, याद रखो हमेशा किसके फीचर है? प्रोटिस्टा के फीचर लिख रहा हूँ। यहाँ पे फूड वैक्यूल्स है, तो यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स है। सर ये क्या होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल? इनके ऊपर एमसीक्यू है क्या? है, इसलिए तभी तो लिख रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन है एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, और फूड वैक्यूल का फंक्शन है दोस्तों डाइजेशन। ये सभी प्रोटिस्टा में होते हैं। डाइजेशन करता है फूड वैक्यूल, अमीबा में इसके बारे में और भी लिखेंगे। और ये दोस्तों एक्सक्रेशन और ऑस्मोरेगुलेशन करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ऑस्मोरेगुलेशन या फिर एक्सक्रेशन, और एक्सक्रेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का। नाउ व्हाट इज मीन एक्सक्रेशन? एक्सक्रेशन मींस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो मेटाबॉलिज्म में, जैसे हम यूरिन बाहर फेंकते हैं, यूरिन में नाइट्रोजनस वेस्ट होता है दोस्तों, यूरिया। और ऑस्मोरेगुलेशन मींस रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी, रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट और आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, उसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल परफॉर्म करता है। उसमें क्लोरोफिल ए है, बी है, शॉर्ट फ्लैजेला है, लॉन्ग फ्लैजेलम है, पेलिकल है, और कहां पे होते हैं? स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में। आर यू गेटिंग मी और नॉट? ये एक डायग्राम, इसको इमेजिन करो, मैं आपको अभी सिखाऊंगा दोस्तों। नाउ प्लीज पे अटेंशन। अभी बात करते हैं व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल मेमोरी, कैसे याद रखेंगे विजुअल मेमोरी दोस्तों। यहाँ पे एक पॉइंट है, दैट इज अ फ्लैजेलम। पॉइंट एक है फ्लैजेलम, पॉइंट दो है पेलिकल, पॉइंट दो है पेलिकल, पॉइंट तीन है दोस्तों दैट इज उसके हैबिटेट स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर, और पॉइंट चार है मान लो कि क्लोरोफिल वाला। नाउ प्लीज पे अटेंशन। और पॉइंट पांच है दो टाइप के फूड वैक्यूल। पॉइंट पांच क्या है? दो टाइप के फूड वैक्यूल। ये 5 पॉइंट हमें याद रखना। क्या करना है दोस्तों? मैं आपको सिखाऊंगा।
नाउ प्लीज फोकस ऑन द योर मोबाइल या फिर दैट व्हाइट बोर्ड जो आपको दिख रहा है। पहले तो दोस्तों इसको 5 या 10 सेकंड के लिए देखते रहो क्या क्या है। एक नंबर में क्या दिया है, एक नंबर पे दोस्तों मान लो कि फ्लैजेला है, शॉर्ट और लॉन्ग, सपोज शॉर्ट और लॉन्ग फ्लैजेला के बारे में बात कर रहा है। 2 नंबर पेलिकल के बारे में बात कर रहा है। 3 नंबर स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर के बारे में बात कर रहा है। 4 नंबर क्लोरोफिल ए और बी के बारे में बात कर रहा है। और 5 नंबर दोस्तों वो वैक्यूल्स के बारे में बात कर रहा है। अभी इसको स्टेयर करो, इसको स्टेयर करो 10 सेकंड के लिए। ओके, पापनी न झाकता स्टेयर करत राहा, पापनी न झाकता, फंक्शन आठवू नका, पापनी न झाकता फक्त स्टेयर करत राहा। 1 2 3 ते वाचत सगळे लेबल वाचत राहायचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंद करा डोळे, डोळे बंद करा। आठवते का तर बघा ते तुम्हाला दिसालेले शॉर्ट अँड लॉंग फ्लॅजेला, यस दिसालेत, वरच्या साईडला शॉर्ट आहे, खालच्या साईडला लॉंग आहे सर। तुम्हाला दिसायला लागलाय रेड कलरचा पेलिकल लेयर, यस सर दिसायला लागलाय। तुम्हाला स्टॅग्नंट फ्रेश वॉटर दिसाले सर। तुम्हाला क्लोरोफिल ए आणि बी लिहिलेलं दिसाले सर। तुम्हाला 2 व्हॅक्यूल दिसाले, फूड व्हॅक्यूल आणि कॉन्ट्रॅक्टाइल व्हॅक्यूल दिसाले सर। अशा प्रकारे ही इमेज छापल्या गेली आपल्या ब्रेन में। इसे कहते हैं दैट इज अ विजुअल मेमोरी डेवलप करना। इसे कहते हैं दोस्तों विजुअल। यहाँ पे तो बहुत सारे लेबल मैंने लिखे हैं तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर ऐसे हम विजुअल मेमोरी डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। इसे ये हमारा ऑक्सीपिटल लोब होता है, यहाँ पे ये सब इमेजेस जाके फिक्स होती है। और जब भी ऐसी इमेज आएगी एग्जाम में तो हम बोलते हैं दोस्तों अरे इसको मैंने पहले कभी देखा है। हम कभी भी बोलते हैं किसी को भी देखा तो हमने बोलतो मी तुम्हाला कुठेतरी पाहिलंय म्हणजे काय, आपल्या ब्रेन मध्ये ऑक्सीपिटल लोब आहेत, एरिया नंबर 17 18 आणि 19, एरिया नंबर 17 18 एंड 19। और वो जो एरिया होते हैं दोस्तों उसे कहते हैं विजुअल कॉर्टेक्स। और वो जो एरिया होते हैं वो वही काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, इमेज आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। और हमारा ब्रेन जो है दोस्तों ये प्रूव हो चुका है कि इमेजेस को ज्यादा ध्यान में रखता है, इसलिए इमेजेस का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कोई भी चीज आपको समझने में काम आता है तो हम, और ये इमेजेस अगर हमने खुद बनाए हैं, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है तो ये तो बहुत ही असरदार होंगे क्योंकि इसको हमने खुद बनाया है दोस्तों। बात करते हैं दैट इज नंबर 4 पे है, दैट इज स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड। नाउ ये जो स्लाइम मोल्ड है, मोल्ड का मतलब होता है दोस्तों फंगाई लाइक। मोल्ड का मतलब होता है, एक्चुअली मोल्ड का मतलब ये है फंगाई, पर ये फंगाई है क्या, नहीं, दे आर प्रोटिस्ट। तो दोस्तों ये प्रोटिस्ट होते हैं, याद रखो। नाउ ये जो है स्लाइम मोल्ड्स, इसके बारे में एक लाइन लिखूंगा, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, मींस दे आर डिकम्पोजर। ये प्रोटिस्ट होके भी डिकम्पोजर है। दे आर दोस्तों, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट है, मींस दे आर दोस्तों डिकम्पोजर है। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या है, डिकम्पोजर। ओ डिकम्पोजर है। सैप्रो का मतलब होता है दोस्तों, सैप्रो मींस, द मीनिंग ऑफ टर्म सैप्रो मींस टू डिकम्पोज। द मीनिंग ऑफ सैप्रो मींस टू डिकम्पोज। और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोज करके वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। सो दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। ये उसी जहां पे डिकम्पोजिंग दोस्तों ट्विग्स है या फिर लीव्स है, वही वहां पे ये पाए जाते हैं। ओके, वहां पे पाए जाते हैं दोस्तों। इनका हैबिटेट क्या है, हैबिटेट टेरेस्ट्रियल है स्लाइम मोल्ड। ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है दोस्तों। और कहां पाए जाते हैं, दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। दे मीन स्लाइम मोल्ड्स मूव्स अलोंग, ये ऐसी लाइन आती है इसलिए ऐसे लिख रहा हूं, दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स मीन्स छोटी फांदी। ट्विग्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विग्स, झाडाची छोटी फांदी, छोटी एकदम छोटी। ओके, छोटी फांदी त्याला म्हणायचं ट्विग्स, एकदम छोटी फांदी आणि ती कुजायला लागली। सो दे मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। किस लिए, टू ऑब्टेन दोस्तों, टू ऑब्टेन दैट इज ऑर्गेनिक मैटर एज ए न्यूट्रिशन। टू ऑब्टेन organic matter, to engulf the organic matter, okay, as a nutrients
एज अ टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक मैटर टू ऑब्टेन दोस्तों, टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। और हमें पता है कि ऑर्गेनिज्म which obtain or derive their nutrition from decaying organic matter या फिर decaying plant and animal, उसे कहते हैं डिकम्पोजर और सैप्रोफाइटिक। ये पहला एमसीक्यू आएगा कि which among the following are saprophytic protists? आंसर इज स्लाइम मोल्ड। आंसर इज दोस्तों स्लाइम मोल्ड। नाउ यहाँ पे एक बहुत ही मजेदार किस्सा है दोस्तों। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये स्लाइम मोल्ड दे एग्रीगेट होते हैं और उनसे बहुत सारे स्लाइम मोल्ड होते हैं ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन वो एग्रीगेट होते हैं और दे फॉर्म दोस्तों दैट इज अ प्लाज्मोडियम नाम का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि 4-5 फुट तक ग्रो हो सकता है। उसका जो ग्रोथ होगा वो सेवरल फुट या फिर 4-5 फुट तक वो ग्रो हो सकता है, उसके कहते हैं प्लाज्मोडियम। और फिर इन अनफेवरेबल कंडीशन वो जो प्लाज्मोडियम है उसका डिफरेंशिएशन होकर बनता है फ्रूटिंग बॉडीज, और उस फ्रूटिंग बॉडीज में होते हैं दोस्तों दैट इज अ उसके टिप पे होते हैं स्पोर। तो बात करते हैं, मैं अभी यहाँ पे लिख के देता हूं और फिर हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी लिख के देता हूं। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, याद रखो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन बहुत ही अच्छे है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन मींस फेवरेबल कंडीशन ही लोगों को पता नहीं है। फेवरेबल कंडीशन मींस दोस्तों प्रॉपर, प्रॉपर 3 चीजें प्रॉपर है। न्यूट्रिशन अच्छा अवेलेबल है उनके लिए टेम्परेचर की जो जरूरत है वो टेम्परेचर अवेलेबल है, और जो मॉइस्चर चाहिए मॉइस्चर वो भी मॉइस्चर अवेलेबल है। न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, मॉइस्चर मींस इन्वायरमेंट अच्छा है, इसे कहते हैं फेवरेबल कंडीशंस दोस्तों। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये जो स्लाइम मोल्ड होते हैं ये क्या करते हैं, स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट, मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। एग्रीगेट दोस्तों, स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, टू फॉर्म प्लाज्मोडियम। सर कैपिटल में क्यों लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। टू फॉर्म प्लाज्मोडियम, टू फॉर्म प्लाज्मोडियम एंड दोस्तों एंड दिस प्लाज्मोडियम कैन ग्रो फॉर सेवरल फीट। दिस प्लाज्मोडियम, ये जो प्लाज्मोडियम है कैन ग्रो फॉर सेवरल फीट। कैन ग्रो ये क्या होता है समझो, कैन ग्रो फॉर सेवरल फीट, सेवरल फीट। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये क्वेश्चन आता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन इसका मतलब है दोस्तों वहां पे कि न्यूट्रिशन एंड टेम्परेचर या फिर मॉइस्चर वो प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, वो जैसा चाहिए वैसा नहीं है। सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन दोस्तों ये जो प्लाज्मोडियम है ये डिफरेंशिएट होता है इनटू फ्रूटिंग बॉडीज। प्लाज्मोडियम, मैं इसका दिखाता हूं, 1 मिनट वेट करो। प्लाज्मोडियम differentiate, plasmodium differentiates into fruiting bodies, into fruiting bodies, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया का दूसरा नाम है fruiting bodies। It is differentiated into fruiting bodies and दोस्तों ओके ये जो fruiting bodies होते हैं that fruiting bodies have spore at their tip। fruiting bodies contains spores at their टिप। ये भी एमसीक्यू है, टिप पे है पे या कहां पे है दोस्तों। दिस इज स्लाइड नंबर 4। अगर आपको ये नीचे वाला जो मैंने नहीं जो लिखा है समझ में नहीं आता है तो जस्ट वेट, जस्ट रिमेंबर ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन एग्रीगेशन हो रहा है स्लाइम मोल्ड का और बन रहे प्लाज्मोडियम, एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम का डिफरेंशिएशन हो रहा है और वो बन रहे फ्रूटिंग बॉडीज। याद रखो हैबिटेट के बारे में, जस्ट रिमेंबर द हैबिटेट। नाउ प्लीज पे अटेंशन, आगे चलते हैं, आगे चलते इसी को मैं थोड़ा सा अलग इसमें लिखता हूं। एक्झाम मध्ये येतात इमेज, आतापर्यंत जास्त आलेले नाहीत पण एक्झाम तुमचे ऑनलाईन होण्याचे चान्सेस आहेत, तर इमेज येऊ शकतात। और इमेज एक्झाम मध्येच नाही पण इमेज वरनं बऱ्याच गोष्टी लक्षात राहतात। इज दॅट क्लियर? आता जरा लक्षात, ये जो लाइफ साइकिल है प्लाज्मोडियम की, सॉरी स्लाइम मोल्ड की, इसके बारे में बात करते हैं। सैपोरोफाइटिक प्रोटिस्ट है, obtain their nutrition from decaying organic matter। स्लाइड नंबर 5, that is life cycle of slime mold, life cycle of slime mold।
दोस्तों सपोज ये है स्लाइम मोल्ड, दीज आर द स्लाइम मोल्ड्स। एक यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ये है स्लाइम मोल्ड, दीज आर द स्लाइम मोल्ड्स। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। तो होता क्या है दोस्तों, ये जो स्लाइम मोल्ड है, ड्यूरिंग विच सिचुएशन, ड्यूरिंग दोस्तों कौन सी कंडीशन, ड्यूरिंग याद रखो, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, अच्छी कंडीशन है। तो फेवरेबल कंडीशन में उनमें क्या होगा दोस्तों, फेवरेबल कंडीशन में दे अंडरगो एग्रीगेशन, वो एक जगह पे आते हैं। एग्रीगेशन मींस इकट्ठा होने, एक जगह पे आने। ओके, दे अंडरगो दोस्तों एग्रीगेशन, और फिर उनसे क्या बनता है, ये बहुत सारे, मैंने तो कम देखा है, बहुत सारे दोस्तों एक जगह पे आते हैं और बनता है स्लाइम। एक स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, और ये प्लाज्मोडियम कैन ग्रो फॉर सेवरल फीट। ये दोस्तों ये है, सपोज मान लो प्लाज्मोडियम। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज दोस्तों प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम बन गया है, प्लाज्मोडियम। जरा लक्ष्य दे, जरा लक्ष्य दे। सो ये स्लाइम मोल्ड है, अलग 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 है, कंडीशन अच्छे है तो एक जगह पे आ गए, बन गया प्लाज्मोडियम। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है दोस्तों। नाउ ये जो प्लाज्मोडियम है, सो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, कंडीशन कैसे है, अनफेवरेबल है। ओके, अनफेवरेबल है, सुटेबल कंडीशन नहीं है, कंडीशन आर नॉट सुटेबल और अनफेवरेबल है, तो दिस विल अंडरगो दोस्तों डिफरेंशिएशन। दिस विल अंडरगो डिफरेंशिएशन मींस इससे कुछ अलग चीजें बनती हैं जिनका नाम है दोस्तों फ्रूटिंग बॉडीज। दे विल फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज लाइक दिस। ये ऐसा बनता है, कुछ ऐसा। ओके, दे फॉर्म दोस्तों फ्रूटिंग बॉडीज, इसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, याद रखो ये है फ्रूटिंग बॉडीज। और ये फ्रूटिंग बॉडीज के टिप में व्हाट आर दीज दोस्तों, ये है फ्रूटिंग बॉडीज, इन्हीं को बोला जाता है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया। एंजिया मतलब व्हाट, एंजिया मींस बैग, सैक, वेसल। एंजिया का मतलब होता है दोस्तों सैक या फिर बैग या फिर वेसल। वेसल मींस कंटेनर, वेसल मींस कंटेनर दोस्तों। सैक, बैग, वेसल, कंटेनर, एंजिया। एंजियोग्राफी सुना होगा आपने, एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी मींस एक्सरे ऑफ वेसल, एंजियोप्लास्टी मींस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल, जो हार्ट की सर्जरी है। तो दोस्तों स्पोरेंजिया मींस ऐसे सैक और ऐसे बैग है, ये स्पोरेंजिया, जिनमें स्पोर है। और कहां पे है, एट देयर टिप। कहां पे वो स्पोर, एट देयर टिप। तो दोस्तों ये है स्पोर, these are the spore present inside the fruiting bodies at their tip। MCQ। और ये है फ्रूटिंग बॉडीज, किससे बने हैं, प्लाज्मोडियम से। बाय व्हिच प्रोसेस, डिफरेंशिएशन दोस्तों, बाय डिफरेंशिएशन। और फिर वो ब्रेक होते हैं, और वहां से दोस्तों ब्रेक होने के बाद, सपोज ये ब्रेक हो गया, तो वहां से कुछ स्पोर रिलीज होते हैं लाइक दिस। सपोज मान लो ये है स्पोर। नाउ ये जो स्पोर है दोस्तों, मैं एक ही स्पोर का डिस्क्रिप्शन करूंगा। ये जो स्पोर है, दे हैव अ थिक और ट्रू सेल वॉल, उससे सेलुलोजिक सेल वॉल होती है। एमसीक्यू। ये जो स्पोर है दोस्तों, ओके, ये जो स्पोर है, दे हैव अ थिक सेल वॉल, और किससे बनी है, सेलुलोज से। स्पोर को सेल वॉल है, और वो भी एकदम थिक है। क्यों, क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू द क्लाइमेटिक कंडीशन, दे आर रेजिस्टेंस टू द दोस्तों टेम्परेचर और केमिकल्स। तो दोस्तों सपोज मान लो व्हाट इज दिस, ये है स्पोर, ये है स्पोर। कौन, ये वाला, ये है स्पोर। और व्हाट आर द फीचर ऑफ स्पोर दोस्तों, ये है उसकी ट्रू वॉल होती है स्पोर को। एमसीक्यू, ट्रू सेल वॉल होती है। और किससे बनती है ट्रू सेल वॉल दोस्तों, सेलुलोज से बनती है। किससे बनती है, दिसत नसल तो वेट करा, सेलुलोज, अतिशय महत्वाचं है, सेलुलोज से बनती है। किससे बनती है, सेलुलोज से। स्पोर के फीचर बता रहा हूं, सेलुलोज से बनती है। और ये जो स्पोर है दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट स्पोर के लिए, दैट इज दे आर दोस्तों एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड टेम्परेचर। दे आर एक्सट्रीमली मींस वो रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इतनी थिक सेल वाले, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू दोस्तों, दैट इज टेम्परेचर एंड केमिकल। टेम्परेचर और केमिकल, चाहे एसिड आ जाए, चाहे अल्कली आ जाए, चाहे कितना भी टेम्परेचर हो, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है।
नंबर 3 पॉइंट दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। ये जो स्पोर होते हैं दोस्तों कैन सर्वाइव, बहुत साल तक वो ऐसे रह सकते हैं। कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, फॉर मेनी ईयर्स, एग्जाम में आएगा मंथ्स नहीं ईयर, फॉर सेवरल, दे कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इन एडवर्स कंडीशन, इन चाहे कंडीशन कैसे भी हो, इन एडवर्स कंडीशन। एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है दैट इज दे आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। ये एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर और एयर, दे आर डिस्पर्स्ड विथ एयर करंट। एमसीक्यू, दे मींस स्पोर आर डिस्पर्स्ड, डिस्पर्शन मींस एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, दे आर डिस्पर्स्ड विथ एयर करंट। कैपिटल में लिखता हूं या फिर ऐसे लिखता हूं ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहे हैं सर। ऑल इंडिया रैंक 1, वाओ, ब्रांड है दोस्तों, ब्रांड, ऑल इंडिया रैंक 1। सो दे डिस्पर्स विद द, दे डिस्पर्स विथ एयर करंट, दे डिस्पर्स विथ एयर करंट। और ऑन जर्मिनेशन दोस्तों, ऑन जर्मिनेशन पॉइंट नंबर फॉर्म स्लाइम मोल्ड अगेन, वो जर्मिनेट होते हैं ऑन जर्मिनेशन, फिर से क्या होता है ऑन जर्मिनेशन फॉर्म, उससे बनता है दोस्तों स्लाइम मोल्ड। जस्ट वेट, बहुत कम जगह में बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने, ओके कोई गल नहीं, क्योंकि ये सब आपको आना चाहिए दोस्तों। दिस इज अबाउट द स्पोर, दीज आर द ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्पोर। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 दे हैव दोस्तों, दे हैव ट्रू सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। नंबर 2 दोस्तों, they are extremely resistant to temperature and chemical. Spore can survive for many years in adverse condition. Spore are dispersed with air current, and दोस्तों on germination these spore form slime mold again, these spore form slime mold again. This is the life cycle of slime mold. तो दोस्तों इसे याद कैसे रखेंगे, कौन से कंडीशन में क्या होता है, कैसे याद रखेंगे। अगर कंडीशन फेवरेबल है दोस्तों तो लोग एग्रीगेट होते हैं। मान लो कंडीशन फेवरेबल है, हमारी कंडीशन अच्छी है, हमारे मम्मी पापा के पास अगर अच्छा नाम है, पैसा है, तो जो लोग, ये रियलिटी बता रहा हूं, संसार की ये रियलिटी है दोस्तों, तो बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप डॉक्टर बन गए, ओके, आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, और हम बात के टॉप मोस्ट न्यूरो सर्जन या फिर कार्डियोवास्कुलर सर्जन बन गए, तो बहुत सारे आपके रिलेटिव या फिर आपके दोस्त आपसे जुड़ना चाहेंगे। दे गेट एग्रीगेटेड अराउंड यू। तो ये याद रखो, अगर आप फेमस हो, आपके लिए आपके कंडीशंस फेवरेबल है, जैसे कोई भी एक स्टार क्रिकेटर बोलो, तो अगर वो जब आता है दोस्तों तो लोग इकट्ठा होते हैं उसे देखने के लिए, क्योंकि उसके पास फेवरेबल कंडीशन है, खुद ने बनाया है, उसने खुद ने बनाया है खुद के लिए वो फेवरेबल कंडीशन। सो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन लोग या फिर रिलेटिव भी हमारे साथ एग्रीगेट होते हैं। और दोस्तों अगर हमारे कंडीशन अनफेवरेबल है तो लोग दूर जाते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, अलग अलग जाते हैं, और फिर बोलते हैं अगर हम उनके घर भी गए तो वो हमें हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, या फिर कभी कभी तो बुरा भी ट्रीट करते हैं। ये आपने कभी भी एक्सपीरियंस किया होगा तो ठीक है, और लाइफ में भी एक्सपीरियंस करोगे दोस्तों, तो ये स्लाइम मोल्ड के तो हाथ में नहीं है कंडीशन फेवरेबल रखना है अनफेवरेबल, पर ये आपके हाथ में है दोस्तों। आपकी कंडीशन फेवरेबल बनानी है फ्यूचर में, या फिर अनफेवरेबल ही कंडीशन में रहना है, ये आपके हाथ में है। अगर नीट क्रैक करोगे, एम्स में जाओगे, एम्स से फिर यूएसए में क्रैक करके यूएस में जाओगे, या फिर प्लैब करके यूके में जाओगे, फिर वहां से वापस आओगे, तो दोस्तों दुनिया सलाम करेगी आपकी, आप मिनी सेलिब्रिटी हो जाओगे। अगर हिंदुजा में काम कर रहे हो, ब्रिजकांडी में काम कर रहे हो, या फिर लीलावती नानावती में काम कर रहे हो दोस्तों, आप मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल में, या फिर दिल्ली के कोई भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मैक्स सिटी एंड ऑल दैट, ओके, BLK, ये जो 7 स्टार हॉस्पिटल है दिल्ली में, मैं गया था 7 स्टार हॉस्पिटल में, तो दोस्तों अगर वैसे वहां पे काम कर रहे तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपको सलाम करेगी। तो ये याद रखो, अगर फेवरेबल कंडीशन है तो लोग एग्रीगेट होते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन है तो दोस्त लोग डिस्पर्स होते हैं या फिर डिफरेंशिएट होते हैं। इसके पहले दोस्तों, कोविड के पहले कंडीशंस फेवरेबल थे पूरे दुनिया में, तो लोग इकट्ठा आते थे, लोग एग्रीगेट होते थे। अभी कंडीशन अनफेवरेबल, अनसूटेबल कंडीशन है, तो लोग दूर दूर जा रहे हैं, डिफरेंशिएट होते। और यही तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है दोस्तों। ये आप सिर्फ किसका कन्वर्जन किस में होता है ये हमें देखना है।
स्लाइम मोल्ड जो है, मेनी स्लाइम मोल्ड दे कम टुगेदर टू फॉर्म प्लाज्मोडियम. ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन दे अंडरगो एग्रीगेशन, and during unfavorable condition this plasmodium undergo differentiation to form fruiting bodies. MCQ. And this is a life cycle of slime mold. I hope कि आपको समझ में आया होगा. समझ में आया या नहीं? समझ में आया या नहीं? Yes or no? Okay? Yes or no दोस्तों? कळतंय का? Okay? कळायला लागले? Okay, done. So this is about the slime. This is about the slime mold. एक लास्ट पॉइंट बोलतो, लक्षात ठेवा, हे कसे आहेत? हेटेरोट्रॉपिक है. ये हेटेरोट्रॉपिक है. तो ये स्पोरेंजिया का मतलब समझा आपको? स्पोरेंजिया मींस स्पोर कंटेनिंग बैग. लिखो कहीं तो भी, व्हाट इज स्पोरेंजिया? लिखो कहीं तो भी, स्पोर कंटेनिंग बैग, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया. नाउ दोस्तों, मैंने प्लाज्मोडियम को ना कैपिटल में लिखा था, मतलब बताता हूं. तो ये है दोस्तों स्लाइम मोल्ड के बारे में, और ये स्पोर के ऊपर क्वेश्चन आता है, ये हमेशा याद है. स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड, ये 5 पॉइंट हमेशा याद रखो. ओके? और वो 2 कंफ्यूजर है, मैं लिखना चाहूंगा. देयर आर 2 कंफ्यूजर हियर दोस्तों, और आज मैं 2 कंफ्यूजर. नंबर 1 दैट इज अ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, और दूसरा है दोस्तों दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम. फैल्सीपैरम पूरा नाम लिखता हूं, और मैंने इसे अंडरलाइन किया है. यह है नेम ऑफ जीनस, कैपिटल से शुरू होता है, और जब हैंड रिटन होता है तो उसे अंडरलाइन करते हैं. सो दिस इज दोस्तों बायोलॉजिकल नेम. ये मलेरियल पैरासाइट है. ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम क्या है? ये मलेरियल पैरासाइट है. इट इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ मलेरिया. आगे चल के आने वाला है सिलेबस में. प्रोटोजुआ है ये, मलेरियल पैरासाइट है दोस्तों. बोथ आर, ये दोनों प्रोटिस्ट है, पर ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरियल पैरासाइट है. ओके? कॉजेस मलेरिया, कॉजेस मलेरिया. और ये जो दूसरा प्लाज्मोडियम है दोस्तों, इट इज अ पार्ट ऑफ, ओके, अ पार्ट ऑफ दोस्तों, पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल, अ पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड. स्लाइम मोल्ड का एक पार्ट है उसके लाइफ साइकिल का. ओके? और फेज है दोस्तों, फेज ऑफ, एक फेज है, एक स्टेज है. स्टेज और फेज, रादर देन फेज वी कैन कॉल इट द स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ स्लाइम मोल्ड. ये है दोस्तों प्लाज्मोडियम. दोनों भी प्लाज्मोडियम है. ये है जीनस और ये है दोस्तों स्पेसीज. ऐसे 4 स्पेसीज है: प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वॉल्वैक्स एंड प्लाज्मोडियम मलेरी. दीज आर द 4 malarial parasite which causes malaria in human being and other animal also. तो याद रखो, these are 2 confuser दोस्तों, और दोनों भी ये both are belong to kingdom protista. ये स्पोरोजोआन है. ये क्या है दोस्तों? ये स्लाइम मोल्ड का पार्ट है, और ये स्पोरोजोआन है. आगे चल के आएगा. इज दैट क्लियर? हो समझ में आ रहा है? यस और नो बोलो, समझ में आ रहा है या नहीं? यस और नो? हा, 2 गोष्टी जरा लक्षात द्या. 2 आता जरा लक्षात द्या. बर, ठीक आहे, ठीक आहे. 2 गोष्टीत काय ऐकायचं तुम्ही ठरवून द्यायचं. तुम्ही ठरवायचं काय ऐकायचं. तसं तुम्ही उद्या एक ह्याच्यातली पहिली कुठली ऐकायचं सांगा. दोन्ही सांगणार आहे. तुम्हाला पहिलं काय आठवायचं सांगा. एक है 10x रूल, दूसरा है एक छान सी स्टोरी. आपको क्या चाहिए आज के लिए? आज के लिए क्या चाहिए, स्टोरी या फिर 10x रूल? एक ही मिलेगा. टाइम कम है, टाइम कम है, एक ही मिलेगा. कल परसों इसकी बात करेंगे, दोनों में से एक. ठीक है? स्टोरी, चलो कोई बात नहीं. स्टोरी, ठीक है, कोई बात नहीं. नो प्लीज पे अटेंशन. मराठीत सांगू? मराठीत सांगू का? सगळे मराठीमध्ये कोण आहे की ज्याला मराठी बिलकुल कळत नाही, असं कोणी आहे का? 10x रूल आता हे सांग. असं कोणी आहे का ज्यांना मराठी बिलकुलच कळत नाही? असं कोणी आहे का? हा, केमिस्ट्री लेक्चर नाही आहे मला.
केमिस्ट्री लेक्चर नाही, मग दोन्ही सांगतो, आलं लक्षात. किंवा मग प्रोटोझोआ शिकवायला सुरू करतो. चव्हाण सरांच्या भाचीचं लग्न आहे आज, सर तिकडे गेले जालन्यामध्ये. मला फोन आला तर सरांचा, तुम्ही लेक्चर एक्सटेंड करू शकता. दॅट इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन. एक फोन करून सांगतो टीचर, सर तुम्ही लेक्चर एक्सटेंड करू शकताय, आज मी इकडे लग्नाला आलेलो आहे जालन्यामध्ये. म्हणलं ठीक आहे. बरं, पहिली महत्वाची गोष्ट, उद्या सोमवारपासून नवीन बॅच सुरू करतोय आपण. 9 वाजता लेक्चर असणार आहे त्या बॅच, सकाळी 9 वाजता, लक्षात. अँड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द ह्युमन फिजिओलॉजी. आपण ह्युमन फिजिओलॉजीने सुरुवात करणार आहोत. टॉपिक आहे डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन. हे एक महत्वाचं. दुसरं, ज्यांचे ऍडमिशन झालेले आहेत त्यांनी कृपया करून क्लास नोट्स जे आहेत, समजा स्टडी मटेरियल, ते घेऊन जाणे. ते अतिशय इम्पॉर्टंट आहे, ते अतिशय महत्वाचं आहे. ठीक आहे, ज्यांचं ऍडमिशन झालं त्यांनी घेऊन जाणे. दुसरी गोष्ट, बरेच लोक म्हणतात सर 2 लेक्चर. तर मुलांनो, स्वतःमध्ये चेंजेस करा, स्वतःमध्ये चेंजेस करा. कम्फर्ट झोन मधनं बाहेर या आणि माझ्यावर विश्वास ठेवा. असं बोलल्याने नाही, पण माझ्या कामावर तर विश्वास ठेवा. लक्षात. 5 वाजता सुरू करतो मी लेक्चर, सकाळी 5 वाजता असतं तुमच्या सिनियर बॅचचं लेक्चर. DNRP त्यांचं 5 वाजता आहे, लक्षात. 5 वाजता जवळपास 250 पोरं येतात त्याला. सकाळी 5 वाजता उठतात, फक्त मी उठतो म्हणून. म्हणजे मी मोठं समजत नाही स्वतःला, पण लक्षात ठेवा, मला रिस्पॉन्सिबिलिटी माहिती. आणि उठल्याच्या नंतर पहिला डोक्यात माझ्या विचार येतो की यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन डॉक्टर भास्कर. लवकर उठा, फ्रेश व्हा आणि सुरू करा तुमचं लेक्चर. मुलं वाट बघताय. तर मुलांनो, 9 वाजता सुरू करूया. 9 ते 10 एक लेक्चर. हे 1:15 ते 2:30 राहील, ते 9 ते 10. आज हे पुन्हा नंतर सुरू करतात, मला ते नंतर नाही आवडत. नंतर हे मॅरेथॉन लेक्चर ठेवले, हे जम्बो लेक्चर. नंतर हे मॅरेथॉन लेक्चर, जम्बो लेक्चर नाही. सुरुवातीपासून व्यवस्थित मेहनत करूया. ठीक आहे, रेडी आहात तुम्ही यासाठी? रेडी आहात का? आणि तुम्ही जर म्हणता सर की आमच्याच्याने करणं होत नाही, तर मग जे नॉर्मल लेक्चर आहे तसं आपण करूया. पण माझी अशी इच्छा आहे की तुम्हाला फायदा होईल त्याच्यात. ठीक आहे, रेडी आहात? ओके. सकाळी 9 वाजता, सकाळी 9 वाजता. ओके, थँक्यू. नाव आता स्टोरी सांगतो, जरा लक्ष द्या. मला काय झालं की एका कॉलेजमध्ये काय झालं, लक्ष ठेवा. एक क्लास चालू होता. त्या क्लासमध्ये त्या टीचरनं काय केलं की एक टास्क दिला मुलांना. कुठला टास्क दिला? की मटका बनवायचा टास्क दिला. मटके. ठीक आहे, मटका पता आहे तुम्हाला? त्याला आपण काय म्हणतो? माठ बनवायचा टास्क दिला. आणि तो क्लास 2 ग्रुपमध्ये डिवाइड करून टाकला. आणि एका ग्रुपला सांगितलं की तुम्ही ना एकच माठ बनवा, एकच मटका बनवा, पण त्याची जी क्वालिटी ती मात्र एकदम बढिया पाहिजे मला, आणि एकच बनवायचं तुम्हाला, पण त्याच्या क्वालिटीला कुठंच कॉम्प्रोमाइज करू नका. ते म्हणले ठीक आहे. दुसरं जे मुलं आहेत, दोघांना मटके बनवता येत नव्हते, पण त्यांनी टास्क दिला. दुसरा जो ग्रुप होता त्यांना म्हणला तुम्ही फक्त जास्तीत जास्त जेवढे मटके बनवता येतील तेवढे मटके बनवा, क्वालिटीवर तुम्ही फोकस नका करू. कशी बी क्वालिटी होती चालते, काहीच प्रॉब्लेम नाही. आलं लक्षात. आणि ह्या दोघांना त्यांनी सूचना दिल्या आणि मला येऊन भेटायचं 2-4 दिवसानंतर किंवा पुढच्या वीकमध्ये आपण भेटूया. असं झाल्याच्या नंतर लक्षात ठेवा, 2 ग्रुप. एक ग्रुप त्याला एकच मटका बनवायचा होता, पण ते एकदम त्याची क्वालिटी सगळ्यात भारी पाहिजे होती. आणि दुसरा ग्रुप त्याला मटका कसा आहे, क्वालिटी त्याची काहीच लेणं देणं नव्हती, फक्त त्याला जास्त मटके बनवायचे होते, नंबर जास्त करायचे होते. तुम्ही फक्त बनवा म्हणला ते, आणि 8 दिवसानंतर त्यांनी बनवून आलं आणि रिझल्ट आला. तर लक्षात ठेवा मुलांनो, ते दोघं एक जण पण मटका, ते जे पहिला ग्रुप होता ज्यांना चांगला मटका बनवायला सांगितलं होतं ते पण आले, आणि ज्यांना नुसते नंबरमध्ये मटके बनवायला सांगितले ते पण आले. आणि प्रोफेसरने ज्यावेळेस रिझल्ट ऐकला की कोणी कसे मटके बनवलेत, लक्षात ठेवा दोस्त, तर ते जे ज्यांना चांगला मटका बनवायला सांगितलं होतं ना, ठीक आहे, जरा लक्षात ठेवा. ते जे चांगला मटका ज्यांना बनवायला सांगितलं होतं त्यांच्यापेक्षा कैक पटीनं क्वालिटीवाला मटका त्याच्या दुसऱ्या ग्रुपनं बनवला, ज्यांना सांगितलं होतं की तुम्ही क्वालिटीवर फोकस नका. ठीक आहे, ज्यांनी एकच मटका बनवला त्यांनी जे मटका आणला तर त्यांचा मटका लगेच असं केलं की फुटून गेला. पण ज्यांना खूप मटके बनवायला सांगितले होते त्यांचे मटके एकदम क्वालिटी होते. असं का? त्याचं एक कारण आहे, तुम्हाला सांगतो.
जो दुसरा ग्रुप आहे त्यांना क्वालिटीची एवढी काही चिंता नव्हती, म्हणून काय करू लागले ते ट्रायल आणि एरर, ट्रायल आणि एरर, ट्रायल आणि एरर. पहिल्या सुरू मटका बनवला, खराब झाला, पुन्हा बनवला, खराब झाला, पुन्हा बनवले, आणखी थोडे चांगले आले, असं ट्रायल आणि एरर करू लागले ते. आणि हळूहळू त्यांच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट व्हायला लागली. ठीक आहे, स्वतःच्या चुका दुरुस्त करायला लागले, कारण त्यांच्याकडे असं बर्डन नव्हतं की परफेक्टच पाहिजे म्हणून. ते स्वतःमध्ये प्रोग्रेस करू लागले, इम्प्रूव्हमेंट करू लागले, आणि हळूहळू त्यांनी एक चांगले बेस्ट मटके बनवले. आणि हे जे ज्यांना एकच चांगला मटका बनवायला सांगितलं होतं त्यांनी पहिले 2-4 दिवस तर विचारच केला की काय मटेरियल आणावं, काय परफेक्ट बनवायचं, परफेक्ट पाहिजे, सगळ्या गोष्टी परफेक्ट पाहिजेत, माती परफेक्ट, पाण्याचं प्रमाण, सगळं सायन्सच लावलं त्यांनी. आणि त्या परफेक्ट बनवण्याच्या नादात शेवटीपर्यंत मटका चांगला बनवू शिकले नाहीत, आणि शेवटच्या दिवशी कसा बसा मटका घेऊन आले, तो की खराब निघाला. याचा अर्थ काय लक्षात ठेवा, याचा अर्थ असा आहे, लक्षात ठेवा, प्रोग्रेस is much okay, progress, focus on progress than the perfection. Focus on progress, focus on the progress, okay, progress than the perfection. बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं परफेक्ट बनना चाहूंगा, नहीं रे बाबा, प्रोग्रेस करता जा, तू परफेक्ट बनता जाएगा. हम परफेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हमें परफेक्ट पढ़ाई करनी है, हमें 8 घंटे मिलने चाहिए लगातार, वैसा नहीं होगा. थिंक इन मिनट्स, नॉट इन आवर्स. वो नॉर्मल लोग हैं जो घंटे में सोचते हैं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग मिनट में सोचते हैं. तो थिंक इन मिनट्स. और वो जो पहला ग्रुप था, परफेक्ट करने के चक्कर में वो 3-4 दिन कुछ कर ही नहीं पाया दोस्तों, और आखिरी में कुछ तो भी ऐसा ही मटका बना दिया. और जो लोग उन्होंने क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, पर वो सीख रहे थे, वो उनके ट्रायल और एरर बेसिस के ऊपर उनकी गलतियां कम करते वक्त वो प्रोग्रेस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अच्छा मटका बनाया दोस्तों. ऑलवेज रिमेंबर दिस, दैट इज फोकस ऑन प्रोग्रेस देन द परफेक्शन. और प्रोग्रेस ही आपको आगे लेके जाता है, प्रोग्रेस क्या आपको आगे लेके जाता है. परफेक्शन से ना प्रोक्रेस्टिनेशन आता है. हमें हर चीज अगर परफेक्ट चाहिए तो हम डिले करते रहते हैं. हमें टाइम चाहिए, आइडियल टाइम चाहिए पढ़ाई के लिए, तो अभी तो कुछ टाइम नहीं है, कुछ रिलेटिव आए हैं तो वो हॉल में बैठेंगे, आप आपके रूम में बैठो, ठीक है, और उस टाइम को पर आपके लिए यूज करो, ठीक है. सो फोकस ऑन प्रोग्रेस देन द परफेक्शन, ये हमेशा याद रखो दोस्तों. फोकस ऑन द प्रोग्रेस देन द परफेक्शन. फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव देन बीइंग बिजी, ओके. बी सिंसियर देन सीरियस, ये हमेशा याद रखो. थैंक यू सो मच. कैसी लगी स्टोरी, आप बताओ, आपको स्टोरी कैसी लगी? हाँ, तो ये है ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे ही स्टोरी हर रोज सुनेंगे. अल्टरनेट डे एमसीक्यू ऑफ द डे स्टोरी, या फिर ऐसे कुछ रूल. दोस्तों मुझे 10x रूल भी बताना है, और एक अप्रोच है, ट्विन अप्रोच स्ट्रैटेजी है, जो मैंने अभी तक बताई नहीं है, टू रीड द एनसीईआरटी और टू गेट 360 आउट ऑफ 360 मार्क इन बायोलॉजी. ट्विन अप्रोच स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, पर वो यूट्यूब पर मैंने अपलोड नहीं किया है अब तक, पर मैं एक दिन आपको लाइव बता दूंगा कि क्या होता है ट्विन अप्रोच स्ट्रैटेजी. ओके, ट्विन अप्रोच स्ट्रैटेजी. या बोलूं, अभी टाइम है तो बोलूं क्या? बोलू दोस्तों, ट्विन अप्रोच स्ट्रॅटेजी. ओके. डीएनआरपीचं काय, आता डीएनआरपीचा जो टायमिंग आहे, तो डीएनआरपीचा टायमिंग आपण एक वेगळा करूया. तोपर्यंत डीएनआरपीला मला असं वाटतंय, म्हणजे मी असं ठरवलंय की डीएनआरपी जे काय बरोबर आहे ते खूप चांगलं रिव्हिजन आहे, पण डीएनआरपीचं खरं मेन म्हणजे काही टॉपिक झाल्याच्या नंतर करायचं रिव्हिजन आहे. त्या रोजच्या रोज करण्याला त्याला वेळ चाललाय, त्याच्याऐवजी आपण एक टॉपिक पुढे जाऊ शकतो. आणि मग डीएनआरपीचं मध्येच एखादा आपण लेक्चर थांबून पटकन, डीएनआरपी काय होते माहिती का तुम्हाला, सांगू का? डीएनआरपी एक 2 ते 3 दिवसातच एक टॉपिक होतो. मग आपण तसं करू शकता. तुम्ही म्हणलात सर की एक टॉपिक रिवाइज करायचा आहे, तर कुठलं तरी 9चं लेक्चर थांबून आपण तिथं डीएनआरपी कंटिन्यू करू शकतो, पण ते टॉपिक होणं गरजेचं आहे. ते रोजच्या रोज करणं, त्याच्यात वेळ चाललाय. आर यू गेटिंग मी? ओके, समजतं तुम्हाला काय बोलायचं तर, की या लेक्चरमध्ये हा टॉपिक झाला की आपण त्याला डीएनआरपी मध्ये कन्वर्ट करूया. एक 2-3 दिवस पुन्हा रिव्हिजन, पुन्हा ते लेक्चर, पुन्हा रिव्हिजन, पुन्हा ते लेक्चर, इकडचा टॉपिक झाला तर. येते लक्षात? पण डबल ट्रॅक सुरू करू द्या मला, हे तुमच्या फायद्याचं आहे. तुम्हाला ना एम्स मध्ये नेऊन ठेवल मी, लक्षात ठेवा.
तो समझा दोस्तों, ठीक है। प्लाज्मोडियम ग्रो फॉर्म, अरे 2 प्लाज्मोडियम कशाला जोड़ले? प्लाज्मोडियम जो है स्लाइम मोल्ड का, वो सेवरल फीट तक ग्रो होता है, और प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम वो एक मलेरियल पैरासाइट है, उसमें मल्टीपल फिशन होता है। ओके, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि 2 प्लाज्मोडियम को कनेक्ट मत करो। मैंने लिखा है कि 2 अलग अलग है, जो सेवरल फीट जे काही फुटापर्यंत वाढतं ते स्लाइम मोल्ड मधलं प्लाज्मोडियम है, वो एक पार्ट है स्लाइम मोल्ड के लाइफ साइकिल का, और दूसरा जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम है वो मलेरियल पैरासाइट है। अब 2 चीजें मिक्स मत करो, 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग चीजें, ठीक है। ओके, डन। समर व्हॅकेशन वगैरे विचारायला लागलेत काय लोक, ठीक आहे। 10x रूल सांगू का? 10x रूल सांगू, जरा लक्ष द्या, हे लक्षात आता हे डोक्यात फिक्स करायचंय, परफेक्शनच्या नाही तर प्रोग्रेसच्या मागे लागा, आलं लक्षात, म्हणजे काम करत राहा। आता बघा काय, व्हॅकेशनचं पण सांगा। अरे आणखीन क्लासेस सुरू झाले नाही, तुम्ही व्हॅकेशन म्हणायला लागले, कमाल आहे बुवा। अरे घरीच आहात तुम्ही, देऊया, सांगतो तुम्हाला कसं असतं ते, माझ्या हातात नसतं एकट्याच्या, सगळे क्लास इंडिव्हिज्युअल क्लासेस वाले एक ठरवतात की कधी द्यायचं व्हॅकेशन, आणि मग त्यानुसार ते व्हॅकेशन असतं, ठीक आहे। आणि सध्या व्हॅकेशनच चालू आहे, आणि तुमच्या हातात आहे, व्हॅकेशन घ्यायचं असेल तर घेऊ शकता तुम्ही, तुमच्या हातात आहे ना, सध्या घरीच आहात। ऐका जरा, तुम्हाला तेच बोललो ना, चेंज व्हा स्वतःला। बघा 10x रूल काय सांगतो, 10x रूल सांगतो, 10x रूल लक्षात ठेवा। 10x रूल असं सांगतो, जर का तुम्हाला दुसऱ्यापेक्षा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनायचे, 10 टाइम ग्रेटर बनायचे, तर 10 पटीने जास्त मेहनत करा। सर्वात महत्वाचं, तुम्हाला जर दुसऱ्यापेक्षा, लक्षात ठेवा, तुम्हाला जर दुसऱ्यापेक्षा खूप पुढे जायचंय, तर समजा ग्रेट बनायचंय, ग्रेट नुसतं नॉर्मल नव्हे, एकदम असं ग्रेट लिजंड बनायचंय, तर दुसऱ्यापेक्षा 10 पटीने जास्त मेहनत करा। त्याच वेळेस तुम्ही दुसऱ्यापेक्षा खूप जग तुम्हाला ओळखायला लागतं। तुम्हाला वाटतं की मला इंडिया लेवलला परफॉर्म करायचंय, सध्या आपण इंडिया लेवलला खेळतोय, पण आपल्याला आणखीन कोणीच नोटीस नाही केलेलं। तुम्हाला जर वाटतं की मला नोटीस करावं, तर तुमचा रँक हा सिंगल डिजिट पाहिजे, आणि जर असं असेल तर तुम्हाला 10 पटीने जास्त मेहनत करावी लागेल। की देर आर 4 लेवल ऑफ ऍक्शन, ऍक्शनच्या 4 लेवल आहेत, लक्षात ठेवा, ते सांगतो थांबतो। 4 लेवल ऑफ ऍक्शन, ह्या जगामध्ये 4 प्रकारचे लोक आहेत, 4 लेवल ऑफ ऍक्शन, काम करण्याचे 4 लेवल ऑफ ऍक्शन, ओके, 4 लेवल ऑफ ऍक्शन, आणि त्यानुसार त्यांचं लाईफस्टाईल। 4 लेवल ऑफ ऍक्शन, नंबर वन दॅट इज डुईंग नथिंग लेवल आहे, डुईंग नथिंग। हे जे लोक काय आहेत, डुईंग नथिंग म्हणजे हे लोक काहीच काम करत नाही, आलं लक्षात। हे असे स्टुडंट आहेत की ते काहीच अभ्यास करत नाहीत, हे असे लोक आहेत जे काहीच काम करत नाहीत, आणि ते बेस्ट आहेत, ठीक आहे, त्यांना काहीच लेणं देणं नाही, अभ्यास नाही, काही नाही, किंवा आहे तसेच आहेत, ते ऍव्हरेज स्टुडंट म्हणूनच येतात, 11-12 मध्ये सुद्धा ऍव्हरेज स्टुडंट म्हणूनच राहतात, बीएससी ग्रॅज्युएशन सुद्धा ऍव्हरेज स्टुडंट म्हणूनच पास करतात, आणि ऍव्हरेज माणूस म्हणूनच लाईफ जगतात आणि मरतात पण। डुईंग नथिंग वाले लोक आहेत, सगळं दुसऱ्यावर डिपेंड आहे, प्रत्येक गोष्ट दुसऱ्यावर डिपेंड आहे, आई वडिलावर डिपेंडंट असतात, पुन्हा नंतर भावावर कोणी डिपेंडंट आहे, आणि सगळं हे आयुष्यात काहीच करू शकत नाहीत। ही एक लेवल आहे, काही त्यांना काम करायला आवडतच नाही, ही अशी लेवल आहे। हे तर आपण नाहीतच इथं, हे खूप असे लोक आहेत जगामध्ये। दूसरे दोस्तों हाइडिंग लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस लेवल पे है, हाइडिंग लेवल। हाइडिंग लेवल म्हणजे हे असे लोक आहेत, हे असे विद्यार्थी, दे हैव फियर इन देयर माइंड, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, त्यांच्या डोक्यामध्ये भीती आहे, लक्षात ठेवा, त्यांच्या मनामध्ये भीती आहे, आणि ते बरोबर काम करतात, आणि बरोबर ज्या टायमाला त्यांना थांबायला पाहिजे, स्टँड राहायला पाहिजे, त्याच टायमाला ते गिव्ह अप करतात, क्विट करतात, हाईड करतात, स्वतःला हाईड करून घेतात, का तर ते क्रिटिसाइज जे आहे, क्रिटिसिझम, त्या क्रिटिसिझमला भेट राहतात। लोक काय बोलतील, मी जर फेल झालो तर लोक काय बोलतील, हे लोक काय माहितीये का, अभ्यास करून परीक्षा न देणारे लोक इथे, हायडिंग लेवलवाले, अभ्यास करतील, थोडा जरी अभ्यास नाही झाला की परीक्षा देणं बंद करतील,
ठीक आहे, थोडं जरी वाचून नाही झालं की परीक्षा देणार नाहीत. अरे माझे मार्क जर घरच्याला कळले तर अरे तू परीक्षा देत नाहीस, हेच किती वाईट गोष्ट आहे. हे हायडिंग लेवल आहे. ओके, त्यांच्या डोक्यामध्ये फेल व्हायची भीती आहे. काम करायला लागले पण फेल व्हायची भीती आहे. कोणी क्रिटिसाइज करायची भीती आहे. मार्क कमी पडले तर कोणी रागवायची भीती आहे. आणि लक्षात ठेवा, तुम्ही जर काम करून जर मार्क कमी पडत असतील, कोणी जर तुमच्यावर क्रिटिसाइज किंवा रागवत असेल, तर तुम्ही सक्सेसच्या पाथवर आहात. फक्त तुम्ही गिव्हअप करू नका, क्विट करू नका. हे अतिशय महत्वाचं. जे मोठमोठाले लोक आहेत, सचिन तेंडुलकर 0वर आउट जर झाला आमच्या वेळेस, किंवा आता जर विराट कोहली 0वर आउट झाला, तर लोक त्याला शिव्या देतात. शिव्या देतात म्हणजे काय, मूर्ख आहे, कळत नाही का त्याला, एवढं टीमला महत्वाचं होतं, कधीच IPL मध्ये खेळत नाही आणि त्यांनी सेंचुरी मारली, तर लोक त्याला डोक्यात घेतात. पण ते लोक भेटतात का? दुसरा मॅच खेळायला येतोच विराट कोहली. जेवढ्या वेळेस विराट कोहली आउट झाला त्यावेळेस तेवढ्या वेळेस त्यांनी मिस्टेक केलेले आहेत, मी नेहमी बोलतो. तर लक्षात ठेवा, हे हायडिंग लेवल म्हणजे हे असे लोक आहेत की जे स्वतःला म्हणजे भीती पोटी काहीच करत नाहीत. घरी खूप चांगलं परफॉर्म करतात पण एक्झाम मध्ये परफॉर्म करत नाही. क्लास टेस्ट मध्ये चांगलं परफॉर्म करतील पण फायनल एक्झाम मध्ये चांगलं परफॉर्म करणार नाहीत. हायडिंग लेवल आणि हे खूप भीत असतात. फेल झालं तर काय होईल, कोणी बोललं तर काय होईल. तर ह्याच्यापासून पण बाहेर यायचंय. ह्या लेवलमध्ये पण राहायचं नाही आपल्याला, ही आपल्यासाठी नाहीये. आता ही तिसरी लेवल, अरे बाप, हे लय खतरनाक होत आहे. हे नॉर्मल लेवल आहे ऑफ ऍक्शनची. नॉर्मल लेवल ऑफ ऍक्शन म्हणजे मला बरेच पॅरेंट्स म्हणतात आणि फोन करतात, सर आमच्या मुलीचा अभ्यास कसा आहे, मुलाचा अभ्यास कसा आहे. आणि मी म्हणत असतो, तुम्हीच सांगा, तू आता सध्या घरी आहे, ते म्हणजे करतोय अभ्यास पण मार्क पाहिजे तसे पडत नाही. म्हणजे हा नॉर्मल लेवल आहे. दुसरे 3 तास अभ्यास करते तर हा पण 3 तास अभ्यास करतो. ठीक आहे, समजा दुसरे जर का 2-3 तास फिजिक्सची, 2 तास फिजिक्सची किंवा 1 तास फिजिक्सची प्रॅक्टिस करत असतील, हा पण तेवढी करतो. ऍव्हरेज लोक आहे सारखे, ते ऍव्हरेज लोक आहेत. लक्षात, बाकीचे लोक सगळे लेक्चर करतात, मी पण लेक्चर करतो. बाकीचे लोक थोडाफार अभ्यास करतात टीव्ही वगैरे बघून, युट्यूब वगैरे बघून, मी पण तेवढा अभ्यास करतो. ठीक आहे, मी काही वेगळं करत नाहीये. आणि ह्या लेवलमध्ये राहून सुद्धा आपल्याला जे पाहिजे ते ड्रीम कॉलेज अचीव्ह करता येणं शक्य नाही ह्या लेवलला राहून. नॉर्मल लेवलला राहून आपल्याला जिथं जायचं तिथं राहणं शक्य नाही. म्हणजे आणि जगाला जग काय करतो, तुम्ही ह्या नॉर्मल लेवलला राहावं असा विचार करतो. लक्षात ठेवा, जे अभ्यासाचे पॅरामीटर आहेत ना, ते तुमच्या पॅरेंट्सला त्यांच्या अगोदर माफी मागतो आणि सांगतो त्यांना माहित नाही अभ्यासाचे पॅरामीटर. काही लोकांच्या पॅरेंट्सला माहित असतील, पण बऱ्यापैकी लोकांच्या पॅरेंट्सला अभ्यासाचे पॅरामीटर माहित नसतात आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते सांगतात की असा अभ्यास करायला पाहिजे, तसं करायला पाहिजे, हे कर ते कर. टीचरला विचारा, टीचर किंवा तुमचे सिनियर ज्यांनी हे क्रॅक केलंय त्याला विचारा. लक्षात ठेवा. आणि मग नॉर्मल लेवलला नुसतं ते साधा अभ्यास करून उपयोग नाही. हे सुद्धा लोक ह्याच्या पण मधून बाहेर या, तुम्ही ह्याच्या पण बाहेर या. आणि आता सर्वात महत्वाची लेवल आहे, त्याला म्हणायचं, लक्षात ठेवा, ती जी लेवल आहे दॅट इज कॉल्ड मॅसिव्ह ऍक्शन लेवल. मॅसिव्ह ऍक्शन लेवल म्हणजे ही जी लेवल आहे मॅसिव्ह ऍक्शन लेवल, ही लेवल म्हणजे बाकीचे लोक जे काम करायलेत त्याच्या 10 पट जास्त मी मेहनत करेल, कारण की मला ऑल इंडिया रँक 1 काढायचं आहे. ओके, मग असं शक्य आहे का बाकीचे लोक समजा 4 तास अभ्यास करलेत, मग तुम्ही 40 तास अभ्यास करू शकता का? असं नसतं. ते टाइम मध्येच नका घेऊ, पण प्रत्येक वेळेस ठीक आहे, प्रत्येक वेळेस काय की मुलांनो, ही मॅसिव्ह ऍक्शन म्हणजे दुसऱ्यापेक्षा बेटर परफॉर्म करणे. प्रत्येक वेळेस आपली जी मेन प्रायोरिटी आहे त्याच्यावरच फोकस करणे आणि सतत स्वतःला कामामध्ये इन्व्हॉल्व्ह करून ठेवणे. तुम्हाला असे भरपूर मुलं बघितले असतील तुम्ही की ते जास्त कुठे इन्व्हॉल्व्ह होत नाहीत, काय नाही, ते नेहमी त्यांच्या पुस्तकासोबत अटॅच असतात आणि ज्यावेळेस रिझल्ट येतो त्यावेळेस त्यांचं नाव एकदम टॉपला असतं. कारण की ते दुसऱ्यापेक्षा खूप सारा जो टाइम आहे इकडं तिकडं न वेस्ट करता, तो खूप सारा वेळ ज्या गोष्टीनं आपल्याला सक्सेस मिळू शकतं त्याच गोष्टीवर काम करतात. याला म्हणायचं मॅसिव्ह ऍक्शन लेवल. आणि म्हणून ते दुसऱ्यापेक्षा 10 पटीनं चांगलं काम करतात, दुसऱ्यापेक्षा 10 पटीनं जास्त वर्क करतात, म्हणून ते वरच्या लेवलला असतात. तुमची लेवल ओळखा कुठली, तुमची लेवल कुठली आपल्याला. आणि ही अशी लेवल आहे, इथून आपलं ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपण अचीव्ह करू शकतो. ही अशी लेवल आहे जिथून आपलं ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपण अचीव्ह करू शकतो. इथून तर काहीच नाही, दुसऱ्याचे गुलाम बनून राहताना आयुष्यभर. हायडिंग लेवल काहीतरी थोडंफार अचीव्ह करतात, पण मेन टायमाला जिथं खूप पुढे जायचंय तिथंच क्विट करतात. नॉर्मल लेवल कुठतरी एक साधा ऍव्हरेज जॉब म्हणून तुम्ही काम करू शकताय, पण तुम्हाला जर का लिजंड बनायचंय, लिजंड म्हणून तुम्ही लिजंड, तर मॅसिव्ह लेवलला येऊन काम करा. आयुष्य एकच आहे मुलांना, एकदाच आहे.
आणि असं किंग साईज पाहिजे, किंग साईज. ओके, मेक इट किंग साईज. एकच आहे विषय, पण कसं पाहिजे, किंग साईज. त्यासाठी मॅसिव्ह ऍक्शन लेवल येऊन काम करा. तुमची लेवल का कुठली इथं, तुमची लेवल का कुठली इथं, आणि ह्या लेवल येऊन काम करा. थँक्यू सो मच, थँक्यू सो मच. ठीक आहे, चलो भेटूया उद्याच्याला 5 वाजता. अमोल राखुंडे हा स्टुडंट आहे आपला. ठीक आहे, कसं वाटलं, कसं वाटलं 10x रूल? थँक्यू, थँक्यू दोस्त. ठीक आहे, मी तुम्हाला बुक्स पण वाचायला लावणार आहे, ऐकायला लावणार आहे, वाचायला लावण्यापेक्षा. दर 15-20 मिनिटाचं एक बुक असतं समरी गी, ते तुम्हाला मी सांगतो, त्याचं तुम्हाला देतो हळूहळू. ठीक आहे, उद्याचं लेक्चर नाहीये, उद्या कुठलंही लेक्चर नाहीये. तुमची उद्याच्याला टेस्ट आहे 1:15 वाजता. उद्या कुठलंही लेक्चर नाही. ठीक आहे, 5 वाजता सेमिनार आहे, सक्सेस मंत्र फॉर स्टुडंट, मोटिवेशनल सेमिनार. ठीक आहे, ठीक आहे, चालतंय. थँक्यू प्रतीक, थँक्यू पेडी. हा, टेस्ट मात्र ज्यांनी ऍडमिशन घेतलं त्यांच्यासाठीच आहे, आलं लक्षात. ठीक आहे, टेस्टचा टॉपिक कुठपर्यंत येईल, स्लाइम मोल्ड पर्यंत, स्लाइम मोल्ड पर्यंत. आणि एमसीक्यू अतिशय ब्युटिफुल, हे मी स्वतः डिझाईन करणार. बघा, मी एमसीक्यू काही काढलेत, आता पण काढणार आहे. आणि तुम्ही म्हणता तुम्ही किती पुस्तक वाचा, तुम्हाला मी काढलेले एमसीक्यू सापडणं जरा मुश्किलच आहे मी उद्याच्या टेस्टमध्ये, कारण की ते मी माझ्या डोक्यात येते. ठीक आहे, उद्याच्याला नोट्स हो घेऊ शकताय, काय प्रॉब्लेम नाही. उद्याच्याला नोट्स घेऊ शकताय, तुम्ही आज येऊन घेऊ शकताय. ठीक आहे, 9चं लेक्चर तुम्ही सगळे अटेंड करू शकताय. हो, प्रांजली बेटा करू शकता अटेंड, डायजेशन अँड ऍब्झॉर्प्शन. ठीक आहे, 180 मार्क्सची टेस्ट असते, 45 एमसीक्यू आहेत, 180 मार्क्स. निगेटिव्ह मार्किंग आहे. ठीक आहे, निगेटिव्ह मार्किंग पण आहे. ऍडमिशनची माहिती बेटा ह्या नंबर आहे, मला कॉल करा, माझा नंबर असेल ग्रुपवर, किंवा ह्या नंबरवर कॉल करा. दॅट इज 73 85 82 42 52. या नंबरवर कॉल करा, मॅडमचा नंबर आहे हा, इथं कॉल करा, तुम्हाला सगळी माहिती सांगते. ठीक आहे, किंवा वैभव सरांचा नंबर आहे इथं, दॅट इज 956161, दॅट इज 0231. आणि हा माझा नंबर आहे 7507183216. कुठलाही प्रॉब्लेम आला 24/7 गिव्ह मी अ कॉल, गिव्ह मी अ कॉल. ऑलवेज ट्राय टू डिस्टर्ब मी. ओके, और डोंट हेजिटेट टू डिस्टर्ब मी. 7507183216. ठीक आहे, हा, ज्यांचं ऍडमिशन झाले तेच एक्झाम देऊ शकतात. हो हो, बरोबर आहे. ठीक आहे, हा 360 मार्काची टेस्ट दर महिन्याला होईल आता, नंतर दर 15 दिवसाला असते. खूप साऱ्या 360 मार्काच्या टेस्ट असतात, खूप साऱ्या. आता कसं आहे, 360 मार्काची टेस्ट कशी घेणार एवढ्या छोट्या टॉपिकवर? 360 एवढे एमसीक्यू, 90 एमसीक्यू कसे काढणार? क्वालिटी राहणार नाही त्याची. नेक्स्ट बॅच परवापासून चालू होती, अभिजित सावंत परवापासून. ओके, फॅगोसाइटोसिस म्हणजे गिळणे. काय शब्द विचारला? अश्लेषा. फॅगोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा इनगल्फिंग. फॅगो मीन्स, लक्षात ठेव, फॅगोसाइटोसिस म्हणजे इनगल्फिंग, साइटोसिस म्हणजे सेल. ऍक्च्युअली इट इज द दोस्तो इनगल्फिंग ऑफ, इनगल्फिंग म्हणजे गिळणे बेटा. फॅगोसाइटोसिस इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल, इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय द सेल. सेल ज्यावेळेस एखादं सॉलिड मटेरियल खाते त्याला म्हणायचं फॅगोसाइटोसिस. जसं एखादी WBC बॅक्टेरियाला खातात, फॅगोसाइटोसिस आहे. दिसतंय का रे? फॅगोसाइटोसिस. आणि याचा अपोजिट शब्द आहे पिनोसाइटोसिस. ज्यावेळेस लिक्विड जातं, पिनोसाइटोसिस, दॅट इज इनगल्फिंग ऑफ. हे अशाला असायचं इनगल्फिंग ऑफ दोस्तों लिक्विड मटेरियल बाय सेल, इसे कहते हैं पिनोसाइटोसिस. और बोथ आर टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस हे टाइप आहे, लिहून देऊ का? एंडोसाइटोसिस
एंडोसाइटोसिस म्हणजे काय ते सांगतो. सपोज बेटा ही एक सेल है, ये सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है. तो कोई भी चीज सेल के अंदर जाना, ये बाहर की चीज प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर जाना और फिर ये सेल क्लोज हो जाना, इसे कहते हैं दोस्तों एंडोसाइटोसिस. इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस. बाहर आ जाना एक्सोसाइटोसिस. इसके दो टाइप होते हैं, फॅगोसाइटोसिस, फॅगो म्हणजे गिळणे, लक्षात ठेवा, फॅगो म्हणजे गिळणे, आणि पिनोसाइटोसिस. नाउ पिनोसाइटोसिस और फॅगोसाइटोसिस. फॅगोसाइटोसिस म्हणजे इनगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल बाय द सेल. सॉलिड मटेरियल ज्यावेळेस जातं त्यावेळेस फॅगोसाइटोसिस, और ज्यावेळेस लिक्विड मटेरियल सेलच्या मध्ये जातं त्यावेळेस पिनोसाइटोसिस. समझे? अश्लेषा. Does it only take place in single cell organism like amoeba? हाँ, यस, अमीबा में होता है ना, यस होता है अमीबा में. ठीक है, ठीक है. ओके, व्हाट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा? एक ब्रेन का पार्ट है. यू आर द फर्स्ट पर्सन आई सॉ इन माय लाइफ हु सेड दैट ट्राई टू डिस्टर्ब मी. यस, ऑलवेज ट्राई टू डिस्टर्ब मी, क्योंकि जितना आप मुझे डिस्टर्ब करोगे दोस्तों उतना आप में इंप्रूवमेंट हो जाएगा. जितना आप मुझे कॉल करोगे, या फिर मुझे ही नहीं, किसी भी टीचर को मुझसे बात करोगे, टीचर के साथ बात करोगे, ये मेंटोरशिप जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ज्यादा दोस्तों आप में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि आप ऐसे स्टेज पे है लाइफ के कि आप बहुत ज्यादा सीख सकते हैं. थँक यू अभिषेक, थँक यू. क्रायझोफाइट्स पर्यंत येणार आहे का? नाही, क्रायझोफाइट्स नाही, स्लाइम मोल्ड पर्यंत येईल. ऑफलाईन मध्ये सुद्धा 2 बॅचेस राहणार का? ऑफलाईन मध्ये बघूया आता, तिथं त्या सिनारिओ कसा आहे, किती बॅचेस घ्यावं लागतात हे आज काही सांगू शकत नाही. सेकंड बॅच मध्ये पूर्ण सिलेबस होणार का? एक कोणता चॅप्टर आहे? पूर्ण सिलेबस होईल, पूर्ण डिटेल मध्ये. हा, रेडी राहा तुम्ही. जंप मारायची मोठी. यू विल नॉट हॅव लॉन्जिट्युडनल टोटल किती एमसीक्यू असतात नीट मध्ये च्या परीक्षेत? टोटल 180 एमसीक्यू असतात, 180 एमसीक्यू, त्याच्यामध्ये 90 बायोलॉजी, 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री. सर कोरोना कमी झाला तर ऑफलाईन होईल का? हो नक्कीच बेटा, अरे मजा येईल रे ऑफलाईन झाल्या. सर फ्लॅजेला, वृषाली, फ्लैजेला क्या है बेटा? ये ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है. ओके, इन बैक्टीरिया और इन मेनी ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है. तो उसकी मूवमेंट की वजह से उस सेल की मूवमेंट होती है. वो सेल एक जगह पे दूसरे जगह से जा सकती है, एक जगह पे दूसरे जगह पे जा सकती है. दैट इज फ्लॅजेला. इट इज अन विप लाइक, शेपटी सारखं किंवा असं चापका सारखं ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आहे फ्लॅजेला. और सर आम्हाला डायरी भेटली आहे, ती कशी वापरायची? बर, ते सोपं आहे, तुम्हाला सांगतो. एकच मिनिट. प्लॅनर आहे का इथं? सांगतो तुम्हाला, ठीक आहे? नसलं तरी लक्ष द्या. त्या प्लॅनरवर एक पेज आहे बघा, वरी लिहिलेले टुडेज प्लॅनिंग अँड टुडेज, खाली लिहिलेले टुडेज चॅलेंजेस. ती डायरी भेटली ना? 2 डायरी आहेत. एक डायरी तुमच्या पप्पाला द्या, त्यांना वापरू द्या. एक तुम्ही वापरा. प्लॅनर आणि चॅलेंजर हे तुमच्यासाठी. दुसरी डायरी वापरली तरी चालतंय, पण सांगतो कसं आहे. समजा याला मी पीसी नोटबुक म्हणतो, प्लॅनर अँड चॅलेंजर नोटबुक, पीसी नोटबुक. त्याच्या पेजवर असं लिहिलेलं आहे टुडेज प्लॅनिंग. टुडेज प्लॅनिंग हे जरी टुडेज प्लॅनिंग असलं तरी ते आदल्या रात्री बनवायचं आहे. म्हणजे याच्यामध्ये लेक्चरचा टाइम नाही लिहायचा, याच्यामध्ये लिहायचं की फिजिक्स कधी करू, फिजिक्सचा टाइम आहे, केमिस्ट्रीचा टाइम काय आहे आणि बायोचा टाइम काय. सुरुवातीला फक्त टाइम ठरवून घ्या. ओके, सुरुवातीला फक्त टाइम ठरवून घ्या आणि तेच फॉलो करा. समजा सपोज आपण कन्सिडर करू की मला मॉर्निंगला फिजिक्स करायचं आहे, मला इव्हिनिंग किंवा आफ्टरनून मध्ये इव्हिनिंगला केमिस्ट्री आणि मला नाईटला बायो करायचंय. मग मॉर्निंगला समजा मिनिटं आय थिंक इन मिनिट्स, समजा काहीतरी मिनिटं मिळतात मला, एक 2 ते 2.5 तास जे काय असेल. ओके, समजा 2 तास पकडूया फिजिक्स, 2 तास केमिस्ट्री, 2 तास बायोलॉजी, सध्या 6 तास करायचं. हे झालं प्लॅनिंग. मला किती करायचं हे आज मी ठरवणार नाही, मला पोटेन्शियल माहित नाही माझं आणखी, मला माहित नाही, फक्त मला 2 तास करायचंय. हळूहळू मला ना पोटेन्शियल कळायला लागेल की मी किती तास, किती फिजिक्स मध्ये किती करू शकतो, काय नाही. मग केमिस्ट्री नंतर बायोलॉजी,
अगोदर हे तुमचं रुटीन ठरवून घ्या. डेली रुटीन अतिशय महत्वाचं असतं लाईफमध्ये, लक्षात ठेवा. ज्यांचं डेली रुटीन चांगलं आहे, आलं लक्षात, ते खूप पुढे गेलेले आहेत. हे झालं प्लॅनिंग. ठीक आहे, बऱ्याच वेळेस सुरुवातीला जमणार नाही, पण हळूहळू करा. आणि टाइमला मॅनेजमेंट न करता स्वतःला मॅनेज करा. फोकस ऑन द सेल्फ मॅनेजमेंट रादर दॅन द टाइम मॅनेजमेंट. आणि मग इकडे खाली लिहिलेले टुडेज चॅलेंजेस. चॅलेंजेस म्हणजे डाऊट्स. त्याला मी डाऊट्स हा शब्द ह्यासाठी वापरला नाही, कारण की हा मला निगेटिव्ह शब्द वाटतो. डाऊट, मला डाऊट आहे, डाऊट वाटतो मला ही गोष्ट होईल का नाही, म्हणून मी त्याला शब्द वापरला चॅलेंजेस. एखादी गोष्ट समजलेली नाही, समजा काय समजलं नाही, आता कोणीतरी विचारलं सर फॅगोसायटोसिस नाही कळलं, लिहा फॅगोसायटोसिस काय असतं. जमलं तर तिथंच बघा, जमलं तर लगेच बघायचं तिथं, नाही कळलं तर लिहायचं. समजा एखाद्याला कॉन्सेप्ट कळला नाही की काय कॉन्सेप्ट आहे, दॅट इज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशनच कळलं नाही सर. तुम्ही हे बायोलॉजीसाठी नाही, हे सगळ्या विषयासाठी वापरू शकताय. पुन्हा मला काय कळलं नाही सर, आणखीन मला फॅराडेज फर्स्ट लॉ कळलं नाही. फॅराडेज फर्स्ट लॉ काय इलेक्ट्रिसिटीचा, तेच कळलं नाही. फॅराडेज फर्स्ट लॉ कळलं नाही मला. आणखीन डिफरन्स बिटवीन आयसोटोप आणि आयसोबार हे कळलंच नाही. आयसोटोप आणि आयसोबार केमिस्ट्रीचा क्वेश्चन आहे. डिफरन्स काय मला हे कळलंच नाही. लक्षात ठेवा, मला कळलं नाही की पोझिशनल आयसोमर काय आहे आणि ऑप्टिकल आयसोमर मध्ये काय, किंवा जिओमेट्रिक आयसोमर, जिओमेट्रिक आयसोमर काय असतो, जिओमेट्रिक व्हर्सेस पोझिशनल आयसोमर किंवा ऑप्टिकल आयसोमर काय आहे, हे मला कळलंच नाही. की असे डाऊट लिहायचे आणि ते डाऊट टीचरला पाठवायचे. हा डाऊट क्लिअर झाला, क्लिअर आहे, हा क्लिअर आहे, हा क्लिअर झाला, हा क्लिअर झाला, पण हा क्लिअरच झाला नाही, ह्याला रेड ह्यानी, हा डाऊट नंबर 3 आहे, याला काय करायचं, रेड ह्यानी मार्क करायचं. ठीक आहे, बाकीचे क्लिअर झाले. फॅराडेज फर्स्ट लॉ मला आणखीन कळालेलं नाही, तर ज्या वेळेस हा टीचरला विचारायचं, परेशान करून सोडायचं टीचरला, सर फॅराडेज फर्स्ट लॉ, फॅराडेज फर्स्ट लॉ सांगा पटकन, फॅराडेज फर्स्ट लॉ. तुमची दया आली पाहिजे त्याला, अरे काय पोरग यार, खतरनाक पोरग पोरगी जे असेल ते काय पेटलंय, आणि मग ते समजून घ्यायचं, त्याला सांगणंच आहे आज न उद्याच्याला, आणि हे समजून घेतल्यानंतर ह्याला टिक करायचं. आणि 8 दिवसानंतर कधी कधी हे असंच राहतो, 8 दिवसानंतर एकदा डायरी चेक करायची आणि त्या डायरीमध्ये अरे हे आणखीन क्लिअर नाही झालं वाटतं, विचारा सरांना. हे असं आहे, चॅलेंजेस, डाऊट्स, आर यू गेटिंग मी ऑर नॉट, हे असं आहे. आणि स्वतःला म्हणायचं, कधीच म्हणायचं नाही मला फिजिक्सची भीती वाटते, मला फिजिक्स जमत नाही, नाही म्हणायचं मला फिजिक्स थोडं चॅलेंजिंग वाटते. चॅलेंज करायचं स्वतःला, फिजिक्स थोडंसं चॅलेंजिंग आहे. आलं लक्षात. ऑफिस किती वाजेपर्यंत उघडं असतं, 6-7 वाजेपर्यंत असतं, 7 वाजेपर्यंत ऑफिस उघडं नाहीये, पण सर येऊ शकतात 7-7:30 पर्यंत. लॉन्जिट्युडिनल फ्लॅजेला आहे, युग्लोनॉइड मध्ये लॉन्जिट्युडिनल तसं नाहीये. युग्लोनॉइड मध्ये आयदर फ्लॅजेल इज शॉर्ट और लॉन्ग, शॉर्ट और लॉन्ग फ्लॅजेल आहे. ओके, शॉर्ट और लॉन्ग फ्लॅजेल आहे युग्लोनॉइड मध्ये, ट्रान्सफर आणि लॉन्जिट्युडिनल असला प्रकार नाहीये. कळालं हे कसं वापरायचं. प्लॅनर आणि चॅलेंजर आलं लक्षात. स्टडी मटेरियल मध्ये काय काय आहे, एमसीक्यू आहेत 5,500 व्हॉल्यूम 1 व्हॉल्यूम 2 मध्ये, आणि खूप जबरदस्त छान नोट्स आहेत. बरं, कोणी स्टडी मटेरियल कोणाला भेटले, कसं वाटतंय, तुम्ही वाचलं का, तुम्हाला स्टडी मटेरियल कसं वाटतंय, मिळालंय ना तुम्हाला, सांगा जरा. ओके, थँक्यू शिवानी, प्रिसाइज आहे वेदांश, बहुत बढिया, यस आहे ना. त्याच्यातले चार्ट लक्षात ठेवा, चार्ट महत्वाचे आहेत ते सगळे. ठीक आहे, हा पेलिकल लेयर हाँ मदद करता है लोकोमोशन में, क्योंकि उसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, पर डायरेक्टली मदद नहीं करता है। एक्चुअली वो फ्लैजेला की वजह से उसमें मूवमेंट है, लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल, पर पेलिकल की वजह से उसके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, पर लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला रिस्पॉन्सिबल है, याद रखो। और मुझे एमसीक्यू ऑफ द डे बना के भेजो, चिन्मय, सब लोगों को बोल रहा हूं, मुझे एमसीक्यू ऑफ द डे बना के भेजो। अजय, ओके, रोहन, वेदिका, ओके, कौन भेजेगा आज मुझे एमसीक्यू ऑफ द डे बना के, कौन भेजने वाला है, कौन कौन, वैभवी, कौन कौन पाठवणार आहे सांगा. सर बूस्टर बायोलॉजी म्हणजे स्टडी मटेरियल का, यस, अजय पाठवणार आहे, आयुष, बरं, आणि खाली तुमचं नाव टाकायचं, नम्रता, ओके, 3, श्रीधर, ओके, वेदांत, ठीक आहे,
शंभू, ओके, स्वराज, अजय, खाली नाव टाका, वैभवी, खाली नाव टाका तुमचं. मी तुमचा नंबर सेव्ह करून घेतो. जे खाली मुलं नाव टाकतात का त्यांचा नंबर माझ्याकडे सेव्ह असतो, लक्षात ठेवा. रसिका, ठीक आहे. सानिका, वा, सगळ्यांनी एक एक MCQ बनवून पाठवा. जर जमत नसेल तर अगोदर वाचा आणि मग बनवून पाठवा, टेक्स्टबुक समोर ठेवून. लक्षात, हाताने लिहा किंवा टाईप करून, ते एखादं ऍप असतं बघा, ते डाउनलोड करून घ्या, त्याच्यात टाईप करून पाठवा, म्हणजे ते मला पटकन वाचता येतं. ते काय, खाली त्याचा आन्सर लिहा, कार्तिक, वा, ठीक आहे, आविष्कार, सगळे, आणि तुमचं नाव टाका. मग तो नंबर आहे ना त्याच्यावरूनच पाठवा, मी तो सेव्ह करतो. म्हणजे मग मला कळतं की तुम्हाला कधी जरी मला बोलायचं असेल तरी मग मला कळतं की तुमचा कॉल आलाय मला, किंवा तुम्ही मला मेसेज केलाय वगैरे. ठीक आहे, चालतंय प्रतीक, चालतंय. हा, अवेलेबल आहे अभिषेक, अवेलेबल आहे, अवेलेबल आहे. ठीक आहे, चला थांबूया का, भरपूर वेळ झालाय. थँक्यू. ओके शिवानी, चालतंय बेटा, चालतंय. चला, ठीक आहे. तुमच्या सर्व मित्रांना सांगा सेमिनार बद्दल उद्याच्या. ठीक आहे. नाही नाही, मी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री नाही शिकवत. मी फिजिक्स आणि केमिस्ट्री नाही शिकवत, मी फक्त बायोलॉजी शिकवतो. ठीक आहे, बाय, टेक केअर. पढ़ते रहो दोस्त. आणि तुमची लेवल ओळखा, कोणती लेवल आहे. तर बरेच लोक ते हायडिंग लेवल मध्ये आहेत. कुठे गेली ती, गेली वाटतं. लेवल ओळखा, कुठली लेवल पाहिजे, मॅसिव्ह ऍक्शन लेवल. मला व्हॉट्सअप करा, माझा ग्रुप मध्ये नंबर आहे. मला व्हॉट्सअप करायचा तो MCQ, माझा ग्रुप मध्ये नंबर आहे, ते दिलाय मी. काय नंबर येतं, 750750718321 त्याच्या पाठवा. ठीक आहे, थांबूया, मला वाटतं. बाय, टेक केअर.